नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस सेशन में, जहां से हम लोग 2023 की एक शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ 2022, राइट। तो 2022 का एनालिसिस हम लोग आज इस सेशन में करेंगे। एंड जब ये सेशन की लिंक बहुत सारे दोस्तों को पास गई, तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये सेशन का टॉपिक क्यों ऐसा है। जबकि हम 2023 में आ गए तो 2022 की बातें क्यों कर रहे हैं। तो एनालिसिस क्यों 2022 का हो रहा है, इन लोगों को समझ में नहीं आ पाया। तो हम लोग आज उसी को समझेंगे, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपिक क्यों ऐसा रखा गया है और वो 2023 में किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगा। 2023 में किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, तो उसी टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो सबसे पहले आज हमारा लाहौरी का बहुत अच्छा पावन दिन है और मुझे खुशी है कि इस दिन से हमारी शुरुआत हुई है सेशन की। तो आप सभी को लाहौरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अभी फिलहाल मैं हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलूंगा, हैप्पी न्यू ईयर सेशन के लास्ट में बोलूंगा, क्योंकि मुझे 2022 का एनालिसिस करना है, राइट। तो एनालिसिस करने के बाद ही हैप्पी न्यू ईयर की बात की जाएंगी। बिकॉज हैप्पी न्यू ईयर की जब हम लोग बात करें, जब न्यू की बात होती है, तो न्यू के लिए हमको कुछ पुराना भी छोड़ना पड़ता है, राइट। और जब तक कुछ पुराना नहीं छूटेगा तो नया कैसे बनेगा। तो जब तक पुराने को हम छोड़ेंगे नहीं, तो हमको नया मिल नहीं पाएगा। उसी थीम को लेकर के आज का ये मेरा सेशन है, जहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे 2022 को लेकर के। तो 2022 बेसिकली ये एनालिसिस जो दिया गया है, या जो मैं करने वाला हूँ आपके साथ बातें करके, इस 2022 का जो एनालिसिस रहेगा, यदि आपने एमडीआरटी नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, तो ये बहुत जरूरी सेशन है आपके लिए। यदि आपने एमडीआरटी नहीं कर पाया, आपका जो भी टारगेट था आप उसने आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने एमडीआरटी किया है उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। क्योंकि सफलता एक बार मिलती है फिर नहीं मिलती, तो सफलता को लगातार पाते रहने के लिए हमें लगातार काम करते रहना पड़ेगा। और जिनको सफलता नहीं मिल पाई किसी भी रीजन की वजह से, तो उनको क्यों नहीं मिल पाई, आज हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मैं दिसंबर के लास्ट से देख रहा था कि बहुत सारे पोस्टर्स आ रहे थे, बहुत सारे टेनर्स की बहुत सारे ट्रेनिंग शुरू हुई थी, जहाँ पे उन्होंने दिसंबर में डिक्लेयर किया था कि दो मतलब एमडीआरटी 24 के लिए उन्होंने अपने कोर्सेज वगैरह डिजाइन कर दिए थे। बहुत सारी चीजें आ गई थी, तो मुझे ये लग रहा था कि वो थोड़ी जल्दबाजी थी। मुझे तो बहुत सारे दोस्तों के फोन आए कि सर आपने अभी तक कोई सेशन नहीं किया, हमारा एमडीआरटी का सेशन शुरू करेंगे। तो मेरा ये सोचना था कि जब तक पुरानी चीजों को आप प्रॉपर तरीके से समझ ना ले, नई चीजों को शुरू करने की मुझे लगता है कि जल्दबाजी हो जाएगी, राइट। तो इसकी वजह से मैंने कोई सेशन शुरू नहीं किया और अभी 2022 का एनालिसिस को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। मैं आप लोगों ने कुछ हैंड रेज किए थे, तो अभी मैं किसी का अनम्यूट नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि एक हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना मैं आप लोग के आंसर भी यदि लगेगा तो हम लोग आंसर भी देंगे एक दूसरे को, राइट। तो बेसिकली एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं, 2022 का एनालिसिस करने का वजह क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं ना, तो एनालिसिस के लिए जब भी हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं, तो हमें आगे का आने का एक रास्ता समझ में आता है, राइट। तो 2022 में हमने ऐसा क्या किया कि हमारा एमडीआरटी अचीव नहीं हो पाया। ये बहुत समझने वाली बात है। मैं यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं देने वाला, ना ये प्लान है या ये कॉम्बिनेशन है, उसमें मेरा नेचर नहीं है। मेरी जो इच्छा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ऐसा क्या हुआ कि आपने 2022 में एमडीआरटी नहीं कर पाए, और ऐसा क्या हुआ कि आपने 2022 में एमडीआरटी कर लिया। बहुत दोनों चीजें हैं, राइट। तो यदि हम लोग एनालाइज करें ना, तो हमें पता चलेगा कि हमारी वजह क्या थी, या तो करने की वजह क्या थी या नहीं हो पाने की वजह क्या थी। और ये एक्चुअली होता ये है कि हम लोग हमेशा नया कुछ पाने के चक्कर में इतने रहते हैं कि बहुत सारी पुरानी चीजों को छोड़ते चले जाते हैं। पुरानी चीजें या तो बहुत पुरानी होती चली जाती हैं, या तो बहुत सारी चीजें हमारे ध्यान से हट जाती हैं, और नया पाने के चक्कर में हमारा सब कुछ मिसमैच होता है। बेसिकली आप देखेंगे तो स्कूल में बच्चे जो होते हैं ना, तो उनका जुलाई से जब स्कूल का सेशन शुरू होता है, जुलाई अगस्त पढ़ते हैं, उनका एक यूनिट टेस्ट होता है। 2 महीने की जो भी पढ़ाई हुई है, वो 2 महीने की पढ़ाई का एक यूनिट टेस्ट होगा। उस यूनिट टेस्ट के हम ये देखते हैं बच्चे को कि बच्चे ने कितना सीखा 2 महीनों में, राइट। फिर 2 महीने के बाद फिर से यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, है ना। तो इस तरीके से एग्जाम एग्जाम होते रहते हैं हमारे। हम देखेंगे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हर एक 1.5 महीने में बेचारों को कुछ ना कुछ एग्जाम आ जाता है। एग्जाम क्या है बेसिकली, उन्होंने 1 महीने में जो किया है, जो सीखा है, उसका एक एनालिसिस वो करते हैं कि ये बच्चे ने बराबर सीखा या नहीं सीखा।
उसके हिसाब से उसकी मार्किंग होती है। अब हम लोग 2021-20 से 21 में आ गए, 21 से 22 में आ गए, जो बहुत सारे दोस्त थे जो बहुत पहले से थे, है ना, जो बहुत पहले से एमडीआरटी कर रहे हैं या एमडीआरटी की रेस में थे, जो 10 साल से एजेंसी है, 15 साल से एजेंसी है, 20 साल से एजेंसी है। हर साल हम लोग कोशिश करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फेल होते चले जाते हैं, लगातार फेल होते हैं। कभी 2 लाख से होता है, कभी 1 लाख से होता है, कभी 3 लाख से होता है। हर बार हम लोग फेल होते हैं और हम लोग हर साल ये सोचते हैं कि नहीं, इस साल हम मेहनत और करेंगे, हम इस साल मेहनत और करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में एक फिलोसफी है कि यदि मैं फेल हो गया, इसका मतलब मुझे और मेहनत करनी है। राइट। सबसे सबसे ज्यादा एक मिसकंसेप्शन ये है हमारे माइंड में कि फेल हो गए तो और मेहनत करो, और मेहनत करो, और मेहनत करो, और प्रोस्पेक्ट से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दो। यही होता है मैक्सिमम केसेस में, यही होता है, और सारे ट्रेनर्स भी यही बोलते हैं। इनफैक्ट मैं भी बोलता हूँ कि ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो। लेकिन मुझे लगता है कि जितने से मिल रहे हैं, क्या हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि ये यहाँ पे हम फेल क्यों होते हैं? यदि मैं 50 लोगों से मिला, 50 में से मेरी 2 ही पॉलिसी सेल होती सपोज, तो वो 48 के साथ क्या हुआ था, वो 2 के साथ क्या हुआ था, यदि मैं समझने की कोशिश करूंगा, शायद उसको एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने कहाँ पे गलती की और कहाँ पे मैंने अच्छी काम किए। राइट। तो यदि हम एनालिसिस करें हमारे काम का, पूरे साल का एनालिसिस करें, तो हमको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां की, और जो गलतियां हमने की हैं उस गलती को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, ये हमारे सामने आ जाएगा। देखिए, बीमारी वो बड़ी नहीं होती जिसके लिए कोई दवा दवा हर बीमारी के लिए मिल जाएंगी। मेन होता है उस बीमारी को पकड़ना, उसको डायग्नोस करना कि एग्जैक्टली बीमारी क्या है। यदि बीमारी पकड़ में आ गई तो इस दुनिया में कहीं ना कहीं दवा है, वो मिल ही जाएगी, है ना। और यदि बीमारी पकड़ में नहीं आती तो फिर आपको छोटी सी भी बीमारी होती है, टाइफाइड भी हो, मलेरिया भी हो, यदि वो पकड़ में नहीं आ पाया तो इंसान उसमें भी निकल जाता है। तो बीमारी को पकड़ना मैटर करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के पास कोई दवाई नहीं है। आप देखो, कैंसर की बीमारियों की भी दवाई आने लगी है, बड़ी से बड़ी बीमारियों की दवाई आने लगी है। रीजन क्या है? कि अब उसको और अच्छे से डायग्नोस किया जा रहा है, उसको और अच्छे से समझा जा रहा है। यदि यही चीज हम हमारे बिजनेस में एप्लीकेबल करें, राइट, तो हमारे बिजनेस को हम लोग ज्यादा अच्छा समझ पाए, हमने क्या किया हम उसको एनालाइज कर पाए, तो मुझे ये लगता है कि हम लोग हमारे बिजनेस में आसान से सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जो फेलुअर होते हैं, जिस जगह पे हम फेलुअर होते हैं, हम उस जगह को भूलना पसंद करते हैं, और जिस जगह हम पास होने की पॉसिबिलिटी रहती है, हम उस तरफ आगे बढ़ जाते हैं। राइट। तो अब मुझे ये लगता है कि जिस जगह पास हो रहा है उसको तो समझना ही है, लेकिन जिस जगह फेल हो गए हैं उसको भी ज्यादा समझने की हमको जरूरत है। राइट। तो यही ओवरऑल हमारा एनालिसिस रहने वाला है दोस्तों। तो छोटा सा एक दो पिक्चर्स हैं, एक पिक्चर है, उसके माध्यम से मैं अपनी बातें आप तक रखने की कोशिश करूंगा। एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो आज हम लोग जो बात करने वाले, जो मैंने आपसे शुरुआत की कि ये एनालिसिस हमको क्यों जरूरी है, वाई एनालिसिस इज नीडेड। एनालिसिस करना क्यों जरूरी? क्योंकि हम जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे हम कुछ नया एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम वैसे के वैसे रहेंगे। एक नई चीज हमारे पास आ भी जाएगी तो हम वैसे के वैसे पुराने तरीके से ही काम करने वाले हैं। राइट। और यदि एनालिसिस करते हैं तो ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, इससे बेनिफिट हमको क्या मिलेंगे, ये आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। राइट। यहाँ पर एक इमेज में आपके सामने रखी है दोस्तों, बहुत सिंपल बेसिक लेवल पे इमेज मैंने बनाई है, जैसे मुझसे बनाते बनी। एक ये पानी की टंकी है। अब एक पिक्चर को जैसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हमारे घर में एक पानी की टंकी होती है टेरिस में। राइट। उसका कनेक्शन आता है, नीचे नल तक आता है, और नल से हम लोग पानी लेते हैं। अब सपोज करिए कि मैं एक एग्जांपल देकर के आपको ये बोलूं कि मुझे इस बाल्टी में एक फ्रेश पानी आप ला के दीजिए। तो फ्रेश पानी देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे जरूरी काम क्या है? पहली जरूरी चीज क्या है जो आपको मैं ये बोलूं कि मुझे एक बाल्टी पानी, फ्रेश पानी चाहिए, तो उसके लिए पहला कदम क्या जरूरी होगा? तो मैंने जब मैं अभी आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर में मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा थोड़ा रुक करके। तो जब मैं बहुत सारे लोगों को ऑफलाइन सेशन में भी पूछता था ना, ऐसा बोर्ड में बनाने के बाद, तो लोगों का पहला क्वेश्चन आता कि सर पहले पानी की टंकी में पानी होना जरूरी है। मैं बोला पानी की टंकी में पानी है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर उनका ये बोलना है कि सर जो लाइन है वो लाइन में कचरा नहीं होना चाहिए, तभी तो हम पानी ले पाएंगे, तो कचरा नहीं होगा तो लाइन पूरी आपकी क्लियर है। फिर लोग बोलते कि सर नल ओपन होना चाहिए, तब ओपन होगा तभी तो हम पानी ले पाएंगे, तो पानी ले पाएंगे तो नल भी आपका बराबर काम कर रहा है। यानी पानी की टंकी में पानी भी है,
पाइपलाइन प्रॉपर तरीके से है, नल भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, आपके पास बाल्टी है, बाल्टी भी है, बाल्टी फूटी नहीं होनी चाहिए, उसके नीचे से पानी नहीं बहना चाहिए, तो बाल्टी बहुत अच्छी है, नई ब्रांड है, उसमें कोई पानी नहीं गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर पानी लेने में तकलीफ कहाँ पे आती है? तो पानी लेने में सबसे ज्यादा तकलीफ आती है ना दोस्तों, वो ये होती है कि बाल्टी में ऑलरेडी पानी भरा है, तो मैं उसमें फ्रेश पानी कैसे लूंगा? यदि मैं नल ओपन भी करूंगा, पानी आ भी जाएगा, तो जो फ्रेश पानी होगा वो पूरा नीचे गिर जाएगा, मेरी बाल्टी नहीं भरेंगी। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि मेरी बाल्टी को खाली होना बहुत जरूरी है। जब तक बाल्टी खाली नहीं रहेंगी तब तक मैं उसमें फ्रेश पानी नहीं ले सकता, राइट? तो यदि मुझे 2023 में यदि मेरा कोई टारगेट है कि मुझे अपना ये टारगेट अचीव करना है, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग की जो बाल्टी है, इस बाल्टी में जो बहुत सारे अनवांटेड चीजें हमारे पास आ गई हैं, है ना, जो गार्बेज कलेक्शन हमारे पास आ गया है, जो हमारे पास होना नहीं चाहिए, वो भी हमारे दिमाग में आ गया है, तो सबसे पहले हमें वो सारी चीजें को हटाना पड़ेगा। जब वो पूरी चीजों को हम हटाएंगे तभी हम कुछ जाकर के एनालिसिस कर पाएंगे, तभी हम किसी को समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं, राइट? यदि मेरी बात से यहाँ तक आप सहमत है तो मुझे चैट के द्वारा बताइए, या आप मेरी बात से सहमत है तो मुझे लिखिए क्लियर, प्लीज मुझे लिख के बताएं, तो मैं इससे आपको कनेक्ट होते चलूंगा प्रॉपर तरीके से, राइट? तो बाल्टियों को खाली होना जरूरी है, खाली बाल्टी रहेंगी तभी मैं फ्रेश पानी ले पाऊंगा, ये बहुत क्लियर है। जब ये हमको क्लियर है कि बाल्टी खाली होंगी तभी पानी आएगा, तो आप सोचिए कि हमारे दिमाग में कितना कचरा जमा हो जाता है एक साल के अंदर, कितना कचरा जमा हो जाता है। और उसी कचरे के साथ हम लोग एक नए उसमें प्लानिंग में जाते हैं एक तारीख से कि हम इस साल एमडीआरटी करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग हर साल जो सोचते हैं कि इस साल हम एमडीआरटी करने वाले हैं, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि पुराना कचरा नहीं रह पाता, वो अंदर ही जमा है, और वो जो अच्छी चीजें रहती है वो बाहर निकल जाती है। तो आज हमको हमारे दिमाग से थोड़ा कचरा सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, राइट? एक बहुत बेसिक एग्जांपल देकर के मैं आपसे अपनी बात एक एग्जांपल के द्वारा रखूंगा। हमारे घर में रोज साफ सफाई होती है, झाड़ू लगती है, साफ सफाई होती है, पूरा पोंछा लगाया जाता है, राइट? डस्टिंग की जाती है, दीवारों को भी, बाकी कंप्यूटर को, या फिर आपके टीवी मोबाइल जो भी फ्रिज वगैरह सबको साफ किया जाता है। हफ्ते 10 दिन के बाद या महीने में एक बार आपका वैक्यूम क्लीनर से सोफे को भी साफ कर लिया जाता है, जो बड़े बेड होते हैं, गद्दे होते हैं, उनको भी साफ कर लिया जाता है। फिर भी साल के में एक बार दीपावली के समय पूरे घर से, पूरे एक एक कमरे में जाकर के उसके अलमारियों को, हर एक चीज को हम लोग निकालते हैं, उसको साफ करते हैं और वापिस चीजों को जमाते हैं। मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि जब मैं रोज साफ सफाई कर रहा हूँ, मैं हफ्ते महीने दर में महीने भर में फिर से साफ सफाई कर रहा हूँ, तो महीने साल के आखिरी में या दीपावली के समय पूरे घर की साफ सफाई क्यों की जाती थी? पहले के जमाने में तो हम दीवारों में पेंट होता था, अभी तो नए जमाने में 5 साल 10 साल का भी पेंट आता है, तो पेंट नहीं होते, फिर भी हम लोग घर को साफ करते हैं। आपने जब भी ध्यान दिया, हमने डेली साफ करने के बाद, हम महीने 15 दिन में साफ करने के बाद भी दीपावली में कितना सारा कचरा हमारे घर से निकलता है। आप एक अलमारी को खोलते हैं तो पता चलता है कि ये दवाई जो थी वो एक्सपायर हो गई, होता है कि नहीं होता? कभी आपको पता चलता है कि मेरे को मोबाइल के किसी सेल कोई रहता है, रिमोट का सेल होता है, उसको देखते हैं वो हमारा सेल खराब हुआ लेकिन अलमारी में बराबर व्यवस्थित तरीके से जमा के रखा है। कभी कभी ये होता है कि हमारे मोबाइल हमको, सॉरी, रिमोट हमको मिल जाते हैं, कभी हमारे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, कुछ जरूरी किताबें मिल जाती हैं, कुछ बहुत हमारी जरूरी चीजें जो हमारे ध्यान में नहीं रहती, या कभी कभी हम ढूंढते हैं लेकिन हमारे घर में कहीं छुप जाती हैं एक तरीके से, वो भी हमको दीपावली की सफाई में मिल जाती है, बराबर है? और जब वो चीजें मिलती हैं तो हमें खुशी भी होती है, बराबर उसको साफ सफाई करते हैं, उसको प्रॉपर जगह में रखते हैं, और जब कचरे को देखते हैं तो बहुत सारा कचरा निकल जाता है जिसको हम कबाड़ में बेचते हैं या फिर हम उसको डस्टबिन में ले जाके डाल देते हैं, राइट? इतना कचरा, साफ सफाई डेली होने के बाद भी इतना कचरा घर से निकलता है। सोचो हमारे दिमाग में कितना कचरा आता है, कितना कचरा हमारे दिमाग में आता है, और उस कचरे को बराबर हम लोग लेके चलते हैं, लेके चलते हैं, लेके चलते हैं, तो नया थॉट कहाँ से आएगा फिर? और नया थॉट आने की जगह ही नहीं रहेंगी, वो तो बकेट पूरी भरी हुई है आपके दिमाग की। हमने कभी ये नहीं देखा, किसी भी इंसान को नहीं देखा कि उसने जब बाहर से धूल लाया और अपने घर में धूल फेंका, कि ये अलमारी में धूल जमा दिया, डाइनिंग टेबल में, ड्रेसिंग टेबल में धूल को जमा दिया, सोफे में रख दिया, ऐसा कोई नहीं करता। धूल ऑटोमेटिक आती है, ऑटोमेटिक आती है।
वो डस्ट आएंगी, वो डस्ट हमेशा हर जगह आएगी, धीरे 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 वो इतनी जगह बना लेती है कि वहाँ फंगस भी होने लगते हैं, दीवारें भी खराब होने लगती हैं। ये हम सभी के घर में है, हमने देखा हुआ है, बराबर है। लेकिन वो धूल को हम लोग हटाते हैं। इसी तरीके से हमारे दिमाग में भी तो धूल जमती जा रही है, जमती जा रही है, जमती जा रही है। हमने एक टेनर को सुनते हैं, दूसरे टेनर को सुनते हैं, तीसरे टेनर को सुनते हैं। उसके बाद जब मन नहीं भरता तो हम यूट्यूब को सुनते हैं, यूट्यूब से मन नहीं भरता तो हम फेसबुक में जाते हैं, और दुनिया भर से हम लोग कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन। मैं ये नहीं बोलता कि कोई टेनर खराब है, मैं ये भी नहीं बोलता कि फेसबुक खराब है, मैं ये भी नहीं बोलता कि यूट्यूब खराब है। लेकिन इस सब में ना अनवांटेड कचरा हमारे माइंड में आता है, राइट। वो अनवांटेड कचरे को हम लोग निकाल नहीं पाते। और होता ये है कि हमने किसी एक की बात सुनते हैं, हमें लगता है कि इसका ये पैटर्न बहुत सही है, और उस पैटर्न को एक्सेप्ट करने के बाद हम उस पैटर्न पे काम करने की कोशिश करते हैं, पुराना पैटर्न छोड़ देते हैं, राइट। नए पैटर्न में आ जाते हैं, तो जो पुराने पैटर्न का जो आउटपुट मिलने का समय था, जब शायद आपको आउटपुट मिल सकता था, आपने उसको वहां पे स्टॉप कर दिया, नए पैटर्न को शुरू कर दिया। नए पैटर्न में 2-4 दिन काम किए, आपको समझ में नहीं आया, आप पुराने पैटर्न की जगह फिर आप और एक नया पैटर्न ढूंढ लेते हो, और फिर नए पैटर्न में आपने देखा होगा। और ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, आप ईमानदारी से यदि आप अपने ये आपके, मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके अंदर की आवाज होंगी, मैं है शायद, बोल मैं रहा हूँ, आवाज आपके अंदर से आ रही है, राइट। कुछ तो बेसिकली मैं जो आपसे बातें कर रहा था कि एनालिसिस, मैं भी थोड़ा सा भूल गया मैं क्या। हाँ, तो दीपावली की बात हो रही थी हमारी, तो दीपावली में जैसे हम लोग साफ सफाई करते हैं, तो हमें बहुत सारी अनवांटेड चीजें मिल जाती है दोस्तों। तो जो डेली बेसिस पे हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती है ना, यदि इन चीजों को हम लोग समझे, राइट, और इसका भी एक एनालिसिस करें, तो जो काम का है हम उसको अपने पास रखेंगे, और जो हमारे काम का नहीं हम उसको बाहर निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है ना। तो हम लोग अलग अलग जो पैटर्न है, और वो अलग अलग पैटर्न को यूज ना करके हम एक पैटर्न को पहले समझें, प्रॉपर तरीके से समझें, और उस पैटर्न को यूज करने की कोशिश करें, तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग सफल हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे हडल्स हमारे पास आते हैं, तो अब हमको बेसिकली एनालिसिस करना कैसे है, हमको ये समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आपको मैंने पहले भी बोला कि ये जो है वो आपके अंदर की आवाज है, बोल मैं रहा हूँ, आवाज आपके अंदर से है। ये आपकी कहीं ना कहीं नीड है, कहीं ना कहीं नीड है ना। तो हम लोग सब चीजों को एक बार छोड़ दीजिए, सारी ट्रेनिंग को, सारी चीजों को एक बार छोड़ दीजिए। आप शांति से, हो सके तो आज रात में आराम से बैठिए, अपनी एक डायरी ओपन कीजिए, है ना। उस डायरी में आप दो चीजों को लिखने की कोशिश करिए। मैं अपनी स्क्रीन अभी यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम आया था। तो वहां पे आपको दो कॉलम आपको बना करके चलना है ना। पहला वो सारे कॉलम जो पिछले 1 साल में आपने किए हैं, और वो आपकी वीकनेस के रूप में कहीं ना कहीं रहे। वीकनेस के रूप में कैसे हो सकते हैं? एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि आप पार्टी के पास गए, है ना, पार्टी ने पोस्टपोन की, कि उसने बोला कि हफ्ते भर बात करेंगे, 10 दिन बात करेंगे, 15 दिन के बात करेंगे, महीने भर के बात करेंगे। और एक पार्टी के पास गए जहां पे आपका पोस्टपोन नहीं हुआ, आपकी वहां पे पॉलिसी सेल हो गई। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप दोनों का एनालिसिस करिए, ये और एनालिसिस आपको ही करना पड़ेगा। घर आपका है, धूल आपके घर में आई है, सफाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। इस दुनिया का कोई भी बंदा आपके लिए सफाई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ आपको रास्ता बताया जा सकता है कि आप ऐसा करके देखिए, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, राइट। तो जो मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगता है, जो मैं पर्सनली यूज अपने लिए यूज करता हूँ, और आज से नहीं कई समय से यूज करता हूँ, जो मैं आप वो वही तरीका मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी एक पूरी डायरी बनी हुई है, उसपे मैंने पैटर्न भी बनाया हुआ है इस तरीके का, राइट। तो आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले जो भी आपके वीक पॉइंट्स रहे, यानी मैं ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पार्टी को आपने मिले, बात किए, उसने आपको पोस्टपोन कर दिया। एक पार्टी से मिले और वो पार्टी आपसे कन्विंस हो गई। दोनों पार्टी के अप्रोच में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, दोनों पार्टी की अप्रोच करते समय आपके माइंडसेट में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, दोनों पार्टी को अप्रोच करते करते आपके कहीं ना कहीं आइडियाज में डिफरेंसेस होगा, राइट। तो ऐसा क्या डिफरेंस था कि जब आप रिजेक्ट हुए, और ऐसा क्या डिफरेंस था जब आप एक्सेप्ट हुए? यदि मैं दोनों डिफरेंसेस को पाने की कोशिश करूं, इसको एनालिसिस करने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है
कि शायद आपको एक सोल्यूशन मिल सकता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पैटर्न है जहां पे मैं मैक्सिमम टाइम फेल हो जाता हूँ, यानी जहां पे मैक्सिमम टाइम मुझे पार्टी पोस्टपोन कर देती है। और शायद इस तरीके का पैटर्न है जहां पे मुझे पार्टी से बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे पॉलिसी का चेक दे दिया। तो ये पैटर्न को यदि आप मैच करने की कोशिश करोगे, कभी कभी ये होता है कि पार्टी मुझे बुलाती है, जिस टाइम पे बुलाती है मैं उस टाइम पे नहीं जा पाता। होता है, मैक्सिमम टाइम आप लोग करते हो, है ना। तो उसके रीजंस होते हैं, कभी आप भूल जाते हो शायद, पार्टी के पास जाना भूल जाते हैं, कभी कभी आपको दूसरे कोई काम आ जाते हैं, कभी कभी आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, है ना। तो यदि आप ये देखें कि शायद मैं, पार्टी ने जब मुझे बुलाया और उस समय तक मैं नहीं पहुंच पाया, उसने उस समय मुझे पोस्टपोन करा, वो शायद मैंने पार्टी के जिस दिए हुए टाइम पे एग्जैक्टली पहुंचा, मैंने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, प्रॉपर तरीके से समझाया और उसने मुझे एक्सेप्ट किया, तो शायद आपको इन दोनों के कैलकुलेशन से ये समझ में आ जाएगा, एनालिसिस करने के, कि कहीं ना कहीं मेरे फॉलोअप में गलती हो रही है ना। तो 2022 में मैंने कैसे फॉलोअप किए कि जहां पे मैं फेल हुआ या जहां पे मेरे से मिस हुए, वो फॉलोअप, ये तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यदि मैं फॉलोअप मेरा मिस होता है या मेरा प्रॉपर फॉलोअप नहीं हो पाता है तो वहां पे मुझे बिजनेस नहीं मिलता। तो ये बिजनेस नहीं मिलने का एक बहुत बड़ा रीजन ये हो गया कि मुझे मेरा प्रॉपर फॉलोअप नहीं है। इसके लिए कोई जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य का कोई कंसेप्ट नहीं लगा। इसको लगा तो सिर्फ आपका बैठ करके अपना एनालिसिस करना कि कहाँ पे मैं पास हुआ था, कहाँ पे मैं फेल हुआ था, राइट। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हम लोग पार्टी से जब मीटिंग करते हैं ना, तो हम या तो अपना नॉलेज उसको नहीं बता पाते, या तो कभी कभी हम उसको ज्यादा नॉलेज बताने की कोशिश करते हैं कि हमको सब समझता है ना। तो पार्टी को हमने या तो हमारा नॉलेज कम दिखाया या तो हमने नॉलेज ज्यादा दिखाया, हमको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे गलती की। कम दिखाने में भी गलती हो गई, ज्यादा दिखाने में भी गलती हो गई। और एक पार्टी से आप मिले जहाँ पे आपने पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातें की, 10 मिनट की मीटिंग थी, 10 मिनट पे आपने फिनिश करने की कोशिश करी, तो पता चला कि आपको वहां पे पॉलिसी मिली है, और जहां पे आप 5 मिनट के लिए गए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जाके बैठे रहे, वहां पे आपको पॉलिसी नहीं मिली है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिस पार्टी के साथ आप जितना टाइम शायद बिता रहे हैं, 2-2 घंटे की मीटिंग हो रही, 1-1 घंटे की मीटिंग हो रही, वहां पे बिजनेस नहीं आ रहा है। लेकिन जहां पॉइंट टू पॉइंट बात करने में 15 मिनट में आपने बातें कंप्लीट की और 15 मिनट में अपनी मीटिंग कंप्लीट करके आ गए, वहां पे आपकी डील हो गई। तो इसका ये मतलब है कि मुझे अपने आप को इस तरीके से लेके जाना है कि मुझे 15 मिनट में मेरी मीटिंग कंप्लीट करने का मेरा मेन पर्पस होना चाहिए। मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, पार्टी के सामने बैठ रहा हूँ, तो पार्टी को भी लग रहा है खाली पीली है। जब खाली पीली है तो वो आपसे बात की बकवास बातें करेगा, है ना, यहाँ वहां की बातें करेगा। आप पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, आप अपने आप को प्रोफेशनल के रूप में लिखाएंगे, तो आपसे वो पॉइंट टू पॉइंट बात करके आपको डील क्लोज करेगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमको पता चल सकती है कि क्या मैं टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूँ पार्टी को, या कहाँ पे मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ, राइट। जहाँ पे नॉलेज मेरा कम ज्यादा हो रहा है। सेम चीज मेरी ये हो सकती है कि मेरा कॉन्फिडेंस, कभी कभी होता है कि हम किसी को पार्टी को दिखाने जाते हैं और हमको रहता है कि यार हम दिखा देंगे, अरे जीवन लाभ, जीवन उमंग दिखा देंगे, है ना, ये कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है। और ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग हमारे कंसेप्ट में ही फंस जाते हैं, हमारे कंसेप्ट में फंस जाते हैं और हमको याद ही नहीं रहता। हमारा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा था, जो हमने प्रिपेयर नहीं किया जाने के पहले, और जब हम उसके पास गए और वो कॉन्फिडेंस में रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में, और वहां पे हमारा कंसेप्ट हमने प्लान एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब ये हो गया कि ना मैं कम कॉन्फिडेंस में जाऊंगा ना ज्यादा कॉन्फिडेंस में जाऊंगा। पार्टी के पास जाने के पहले मैं अपनी सारी चीजें एक बार चेक करके जाऊंगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन को एक बार रिवाइज करूंगा, 10 मिनट में उसको देखूंगा, समझूंगा, फिर मैं पार्टी के पास जाऊंगा। तो मुझे ये समझ में आएगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। देखो, गलती हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो एनालिसिस करना है वो हमको करना है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप जीवन उमंग का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हो, जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य का नहीं दे पाते, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, है ना। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं इस तरीके का प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, यदि मुझे जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य देना पड़ा तो मैं कैसा प्रेजेंटेशन उसको उसी तरीके से तैयार कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि मेरे प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है ना। या मैं म्यूचुअल फंड को लेकर के मुझे कोई प्रॉब्लम्स आया है, या मेरा कॉल सही तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ, या मेरा कॉल सही तरीके से क्लोज नहीं हो पाया, कॉल के बीच में मेरे कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिस्टर्बेंसेज आए, यदि मैं हर एक चीज को यदि एनालिसिस करने की कोशिश करूं, तो शायद मुझे ये लगता है कि हम लोग ये जान पाएंगे कि एग्जैक्टली हमने हमारे साल भर में करा क्या है। और ये आज मैं साल भर की बात कर रहा हूँ बेसिकली। ये जब आप यदि अपनी रूटीन में डालने की कोशिश करेंगे ना,
तो धीरे धीरे आपका डेली बेसिस पे एनालिसिस होना शुरू हो जाएगा कि आज मैं 3 लोगों से मिला था, उनसे मेरी क्या बातें हुई थी, कल मैं 3 लोगों से मिला, उनसे मेरी क्या बात हुई, उसके पहले 3 लोगों से मिला, मेरी क्या क्या बातें हुई। आपको ऑटोमेटिकली डेटा आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली गलतियां कहाँ हो रही है, और वो जो गलती हो रही है ना, उस गलती को कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता। आपको ही ठीक करना है। और आप कैसे ठीक करोगे, क्योंकि वो गलती कहीं ना कहीं आपने नहीं करी होंगी, और जहां नहीं करी होंगी बस उसी को हमको समझना है कि यहाँ पे ये गलती नहीं हुई है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने अप्रोच किया, यहाँ पे गलत तरीके से अप्रोच किया, मुझे अब अपने इसी पैटर्न को लेके चलना है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ, मेरे पेट सेशन में भी बोलता हूँ कि जो भी मैं कंसेप्ट आपको देता हूँ, बताता हूँ, उस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आपको ठीक लगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरे हर कंसेप्ट को आप इम्प्लीमेंट करो, मेरे कंसेप्ट को हूबहू उसी लैंग्वेज में जाके बोलो, मैं कभी नहीं बोलता। एक सपोज करो कि एक फिल्म का एक डायरेक्टर है और अमिताभ बच्चन उसके पास आया है एज ए हीरो। अमिताभ बच्चन ने डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन को बोला कि इस तरीके का रोल प्ले करना है, और अमिताभ बच्चन सिर्फ डायरेक्टर को ही सुनता रहे, और उसने जहां बोला जैसा बोला वैसा एक्टिंग करेगा ना, वो नेचुरल एक्टिंग कभी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो आप देखते होंगे सुनते होंगे कि हीरो लोग अपने नेचुरल एक्टिंग के लिए क्या से क्या नहीं कर जाते, है ना, वो उस किरदार के अंदर ढल जाते हैं। जब मैं किसी पार्टी के सामने प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, और जब मुझे रिटायरमेंट का प्रेजेंटेशन देना है, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो मुझे रिटायरमेंट के हिसाब से ढल जाना होगा अपने आप को। मेरी हर एक चीज में एक ऐसा फील आना चाहिए कि मैं रिटायरमेंट के ऊपर से ही बात करने में एक्सपर्ट हूँ। यदि मैं बच्चों के एजुकेशन की बात करने जा रहा हूँ, तो मेरी हर बात से लगना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला, मेरा नॉलेज उस तरीके से होना चाहिए। फिर मैं वहां पे रिटायरमेंट की बात नहीं करूंगा, ना ही मैं ये कोशिश करूंगी बच्ची की पॉलिसी हो गई तो अभी एक अपने लिए रिटायरमेंट की पॉलिसी ले लो। वहां पे डबल क्रॉस करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं। राइट, तो आप उसके रिटायरमेंट के लिए जाएंगे तो रिटायरमेंट में ही रहिए, बच्चों के एजुकेशन में जाएंगे तो बच्चों के एजुकेशन में रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिटायरमेंट की बात करते करते बेटी की शादी की बात करना शुरू हो गई, बेटी की शादी की बात करते करते बच्चों के एजुकेशन पे आ गए, बच्चों के एजुकेशन की बात करते करते म्यूचुअल फंड पे चले गए, और वहां से पता चला कि खाली हाथ वापिस आ गए। हमारे हाथ में हमारी इमेज है, हमको इसको किस तरीके से बनाना है। हमारी इमेज कोई दूसरा नहीं बना सकता, हमको हमारी इमेज बनानी है। और हमारी इमेज बनाने के लिए हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला कि उनकी यूनिट टेस्ट होते हैं, उससे उनका एनालिसिस होता है कि उन्होंने एक महीने में क्या सीखा, उसके हिसाब से नंबरिंग होती है। आप अपने आप को नंबरिंग देना शुरू करेंगे, आपका ऑटोमेटिक प्रोग्रेस कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। भगवान ने इतनी बुद्धि आपको दी है, आप समझते हैं इतना, तो आपको अपना प्रोग्रेस कार्ड बनाना है। हर एक चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा। हमको प्रेजेंटेशन का एनालिसिस करना पड़ेगा, हमको हमारी मीटिंग का एनालिसिस करना पड़ेगा, हमको फॉलोअप का एनालिसिस करना पड़ेगा, हमको हमारे प्रोडक्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये जब एनालिसिस आप करना शुरू करेंगे, आपका जब इंप्रूवमेंट आएगा, तो इस एनालिसिस करने के बाद ना सबसे ज्यादा जो आपको मिलने वाला है वो है आपका कॉन्फिडेंस। राइट, जो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, इस कॉन्फिडेंस से आपको एक विजन मिलेगा, आपको क्लियरिटी आएंगी। जब मुझे पता है कि हाँ मैंने एनालिसिस कर लिया, मैं इस जगह पे फेल होता हूँ, इस जगह पे मैं पास होता हूँ, और ये जब मुझे पता चल गया है तो मैं वही काम करूंगा जिससे मैं पास होता हूँ। तो इससे एक आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैं अब वो एक्टिविटी करने वाला हूँ जिससे मुझे सक्सेस मिलेगी। तो ऑटोमेटिकल आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बॉर्नवीटा पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रात में 90 ml का पैग लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे अब ये स्टेप के ऊपर काम करना है, इससे मैं सक्सेस पाऊंगा। राइट, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो आपको एक विजन मिलेगा कि अब ये जब मुझे पता है कि इससे मैं ये काम कर सकता हूँ, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस तरीके से जाऊंगा और इस तरीके से काम करूंगा। कुछ अपनी प्लानिंग पे काम करो, दूसरों की प्लानिंग में कब तक काम करोगे। कुछ अपनी प्लानिंग लाओ, दूसरों की बात सुनो, आपको जो जहां तक वो चीज अच्छी लगती है आप उसको एक्सेप्ट करो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। इस दुनिया में हर इंसान का सत्य अलग होता है, हर इंसान का सत्य अलग है। भगवान का सत्य अलग होता है, मेरा अलग है, आपका अलग है, हर किसी का अलग है। तो अपने हिसाब से अपना सत्य बना के आगे बढ़ो, अपने हिसाब से अपने रूल बनाकर आगे बढ़ो कि मुझे इस तरीके से प्लानिंग पे काम करना है। राइट, तो कॉन्फिडेंस होगा तो ही आपके पास एक विजन होगा। विजन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ऐसी एक ऊंचाई समझ लीजिए जिसके ऊपर चढ़ने के बाद आपको बहुत दूर तक नजर आने लगता है।
अब मुझे यहाँ पे नजर आने लगेगा कि आने वाले 3 महीने मैं किस तरीके से काम करूंगा, आने वाले 6 महीने में कैसे काम करूंगा, आने वाले 9 महीने कैसे रहेंगे और 12 महीने कैसे रहेंगे। ये विजन जब आपके सामने आता है, आपके खुद के माइलस्टोन आप बनाना शुरू कर देते हो। और जब खुद के आप माइलस्टोन बनाना शुरू करोगे तो उसके लिए आप अपने ऑटोमेटिकली आप प्लानिंग करोगे, आप उसके लिए आगे बढ़ना शुरू करोगे। तो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं बोल सकता हूँ कि आप कर सकते हो जाएगा, एमडीआरटी होगा, ये होगा वो होगा। अरे कितना बोलने से क्या होता है? 12 लाख एलआईसी एजेंट हैं, 5 लाख एलआईसी एजेंट तो ट्रेनिंग लेते ही होंगे कम से कम, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, पैसा दे के लेते हो, फ्री में लेते हो, यूट्यूब से लेते हो, कहीं ना कहीं से 5 लाख लोग तो ट्रेनिंग ले ही रहे ना। क्यों 10-15 हजार लोग ही एमडीआरटी कर पाते हैं? और वो 10-15 हजार में से तकरीबन 8 हजार लोग ऐसे होंगे शायद से 50% जो रेगुलर एमडीआरटी करते हैं, बिकॉज उनका एक पैटर्न बन चुका है, वो उसके ऊपर प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। बाकी के लोगों का एक बार एमडीआरटी हो जाता है, वो बरसाती मेंढक की तरह है, एक बार जम करेगा फिर नहीं करेगा, फिर जम कर दिया फिर नहीं करेगा। उस तरीके के एमडीआरटी का क्या मतलब? आप फुल टाइम यदि इसके ऊपर काम करने वाले हैं, एज ए प्रोफेशनल आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं फुल टाइम, तो फिर ये होना चाहिए कि आपका हर साल एमडीआरटी कम से कम एमडीआरटी होता रहे। तो हमें वो सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक वो सिस्टम डेवलप नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। वो सिस्टम डेवलप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका जो मेरी नजर में है। मेहनत कितना भी कर लो आप, कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक आप अपनी चीज को एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको वापस से समझेंगे नहीं कि कहाँ गलती की है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप गाड़ी में कितना भी पेट्रोल डाल लो, कितना भी पेट्रोल डालते रहो, लेकिन एक समय का उसका जब इंजन ऑयल खराब होता है ना, तो पेट्रोल भी काम नहीं करेगा। वो जाकर के मैकेनिक के पास उसको रिपेयर कराना है, या ना हमको चेक करवाना पड़ता है इंजन ऑयल खराब तो नहीं हो गया। जब इंजन ऑयल खराब हुआ कि नहीं हुआ, ये जो दिखाते हैं ना, इसको तो एनालिसिस बोलते हैं, राइट। तो हमको एनालिसिस यदि हम लोग कर पाएंगे हमारी लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में, तो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो मैंने आपको जो बताने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं हम लोग रॉन्ग पैटर्न को फॉलो करते हैं और सही पैटर्न को मिस कर जाते हैं, राइट। एनालिसिस करने से बेसिकली होगा क्या? एनालिसिस यदि आप करोगे तो आपकी सारी सफलता के द्वार खुल जाएंगे। एनालिसिस करने के लिए आपको खुद अपनी जरूरत है, किसी और की जरूरत नहीं। एनालिसिस करने के लिए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए सारे काम धंधे छोड़ दीजिए, सारा यूट्यूब, आपके फेसबुक, सब कुछ छोड़ दीजिए। अपना एक पेपर पेन लीजिए और वहां पे सारे पॉइंट लिखना शुरू करिए। आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है। जब आपको अपनी क्वालिटी पता चलेंगे, जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेंगी, जब आपको अपने वीकनेस पता चलेंगे, तभी आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। और जब उसके ऊपर काम कर पाएंगे तो 100% आपका एमडीआरटी हो सकता है, राइट। तो ये बेसिकली एनालिसिस को लेकर के मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे। यदि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। तो एनालिसिस करना जरूरी है, और मुझे लगता है कि यदि आप नहीं कर रहे तो आप करना शुरू कर दीजिए। यदि 1 साल का एनालिसिस नहीं कर सकते, हर एक मीटिंग का एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करते, तो बेहतर है कि आप अपनी क्वालिटीज लिखना शुरू कर दीजिए। वो तो आप कर सकते हो, उसको तो कोई नहीं बता रोक पाएगा। तो आप एक पेपर पेन लीजिए आराम से, आज रात को सोने के पहले, है ना, और अपने एक पेपर पेन में सिर्फ ये लिखने की कोशिश करिए कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और एक जगह लिखिए आपके माइनस पॉइंट्स क्या है। सिंपल। और वो माइनस पॉइंट को दूर कैसे किया जा सकता है, जब आपके पूरे माइनस पॉइंट आपको मिल जाएंगे तो माइनस पॉइंट को कैसे दूर किया जा सकता है, आप उसके सामने उसका सोल्यूशन लिख दीजिए। सपोज करिए कि मैं पार्टी को टाइम पे नहीं मिल पाता, तो नहीं मिल पाने की वजह क्या है, आप वो वजह लिख दीजिए। आप डायग्नोस करने की कोशिश करिए, मैं आपको सिर्फ डायग्नोस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सोल्यूशन आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक सोल्यूशन आएगा। आपको सोल्यूशन देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सोल्यूशन ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो सोल्यूशन ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन उसके लिए आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। आज का जो सेशन का जो मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जो 2022 का एनालिसिस है, 2022 में जो हमने लोगों ने किया है वो यही सब काम किया है, यही सब काम किया। बहुत सारे दोस्त ऐसे जिन्होंने एमडीआरटी अचीव किया, कुछ दोस्त ऐसे जिनका एमडीआरटी छूटा है। मैं उनको देख पाता हूँ यहाँ से बहुत आसानी से। वजह क्या थी? वजह सिर्फ इतना थी कि कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्फिडेंस में रह गए, कहीं ना कहीं हम लोगों से लापरवाही बरती गई,
इतना कम अमाउंट होने के बाद भी हम एमडीआरटी नहीं कर पाए। एक प्रोफेशनल की तरह हमको काम करना है। हमें रिन्यूअल की तरफ जाना नहीं है, रिन्यूअल की तरफ ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि रिन्यूअल आपका बहुत बड़ा बैरियर है। जब रिन्यूअल कमीशन आपके पास आ जाता है तो आपको ये लगता है कि यार महीने की कमाई तो हो गई है। रिन्यूअल कमीशन आपकी कमाई है ही नहीं। रिन्यूअल कमीशन जस्ट आपका रिटायरमेंट फंड है। आपकी कमाई है आपका न्यू बिजनेस। ये अपने दिमाग में डाल दीजिए। ये एनालिसिस के ऊपर सबसे ऊपर लिखिए कि मेरी कमाई मेरा न्यू बिजनेस है। आपका रिन्यूअल आपकी कमाई नहीं हो। जब तक रिन्यूअल को कमाई मान के हम लोग चलते रहेंगे ना, तब तक कहीं ना कहीं हमको एमडीआरटी अचीव करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। तो रिन्यूअल का मिशन आप बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए। हमारा सिर्फ 1 साल का ही जो अमाउंट आने वाला है, न्यू बिजनेस है, वही हमारी कमाई है। रिन्यूअल कमीशन को आप अपनी फैमिली में, अपनी वाइफ के नाम पे, मम्मी पापा के नाम पे, कहीं पे भी आप ये समझिए कि ये पैसा आपने उनके लिए कमाया है। इतना अच्छा बिजनेस है, इतने अच्छी पॉसिबिलिटीज हमारे सामने हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे सामने हैं। उसके बाद भी हम लोग यदि इस बिजनेस में एमडीआरटी जैसी चीज नहीं कर पाते, बहुत बेसिक लेवल की, आज एक इंजीनियर को जॉब मिलता है ना, उसको आराम से 5-6 लाख का पैकेज, शुरुआत 6 लाख से हो जाती है। 6 लाख का पैकेज मिलता है, हमको कमाना 8 लाख रुपए है। एक फ्रेशर इंजीनियर को 6 लाख का पैकेज मिलता है और हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, और हम लोग 8 लाख नहीं कमा पाते हमारे न्यू बिजनेस से। मतलब क्या है फिर? तो कहीं ना कहीं हमारा क्वालिटी में हमने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को उसी दलदल में चले गए। हमारे दिमाग में इतना इतना कचरा हो गया है कि हमने कुछ नया विजन ही नहीं ले पाए। हमने नए तरीके से सोच ही नहीं पाया। और नए तरीके से जब तक नहीं सोच पाएंगे, हमारे दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में रहेगा। उसको जब तक आप हटाओगे नहीं, तब तक नहीं चलेगा। तो अब हमको उसको हटाना है। आप एक एक पॉइंट को, जो भी आपके माइंड में है, जो भी कंसेप्ट आपके दिमाग में है, जो भी आपने ट्रेनिंग की होंगी आज तक, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके सामने, सब आप सामने रखिए। और जिसमें आपको लगता है कि ये मेरी मास्टरी वाला पार्ट है, उसको एक तरफ रखिए। वो जो आपको लगता है इसमें मेरी मास्टरी नहीं हो, आप उसको अलग कर दीजिए। बिल्कुल मतलब बेदर्द होकर के आप डिसीजन लेकर के आप बाइफरकेट करिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ये चीज करनी है। और मुझे ये लगता है कि इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, माफी चाहता हूँ मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, है ना, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इंश्योरेंस के कोई प्रोडक्ट की जरूरत है ही नहीं। किसी कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। ना रिटायरमेंट का ये एफडी का कंसेप्ट लाइए, ना इसका कंसेप्ट लाइए, ना उसका कंसेप्ट लाइए। लोगों से इस तरीके से हमको बात करनी है, इस तरीके से इनिशिएट करने हैं, वो ऑटोमेटिकली नीड बन जाती है। और नीड बनने के बाद वो ऑटोमेटिक परचेज में आता है। गलती ये होती है कि हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। जीवन उमंग को प्रमोट करते हैं, जीवन लाभ को प्रमोट करेंगे, दूसरे कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। प्रोडक्ट को प्रमोट मत करिए दोस्तों। जस्ट वो नीड क्रिएट करने की कोशिश करिए। यदि नीड क्रिएट कर पाएंगे तो होगा। अब आपके आंसर ही हो सकते कि सर कोशिश करते हैं नीड क्रिएट करने की, पार्टी टाइम नहीं देती है ना। बहुत सारे आपके ऑब्जेक्शन रहेंगे। आप वो जितने भी ऑब्जेक्शन है ना, पूरे ऑब्जेक्शन लिख लीजिए। पार्टी टाइम नहीं देती है, लिख लीजिए। पार्टी चेक नहीं देती है, लिख लीजिए। पार्टी पोस्टपोन करती है, लिख लीजिए। जितने भी पार्टी से ऑब्जेक्शन आते हैं वो सब लिख लीजिए। और पूरी ईमानदारी के साथ एक दूसरे पेपर में ये लिख लीजिए कि आपके खुद के ऑब्जेक्शन क्या है। आपके खुद के ऑब्जेक्शन आपके बिजनेस के लिए क्या है, वो भी लिखिए आप। क्या आपने उतनी एनर्जी से काम करा? क्या आपने कमिटेड होकर के काम किया? क्या आपने सही लोगों को चूज किया? अरे गलत लोगों के पास जाएंगे तो सारा बिजनेस नहीं मिलेगा। तो इससे मतलब है मेरा बिजनेस खराब नहीं है, मैं खराब नहीं हूँ, मेरी चॉइस गलत हो गई है। एक गलत लड़की से शादी हो करने से ये नहीं होता कि लाइफ पूरी खराब हो गई आपकी। आपकी गलत लड़की से शादी हो गई, बस यही है। सही लड़की से शादी होती तो यही दुनिया आपके लिए जन्नत हो जाती। चॉइस गलत हो गई आपकी। सही प्रोस्पेक्ट चुनना है। प्रोस्पेक्ट कैसे सही चुने, ये हमको समझना है। ये हमको समझना है। मुझे किसको अपने पॉलिसी सेल करना है, ये मेरे ऊपर का, मेरा राइट्स है। मेरे पास फ्रीडम उसका। कंपलसरी नहीं है कि मुझे इसको ही जाकर के पॉलिसी बेचना है। एलआईसी ने ऐसा नहीं बोला कि आपको पर्टिकुलर इसी इंसान को पॉलिसी बेचना है, नहीं ना। हमारे पास फ्रीडम है ना चूज करने का। तो वो चूज करने का जब फ्रीडम है तो मैं चूज करूंगा ना।
कि मुझे एक साल में इन 100 लोगों से ही मिलना है, या 200 लोगों से मिलना है, या 50 लोगों से मिलना है, और मुझे इस तरीके की पॉलिसी सेल करनी है। मैं कैटेगराइज पे जाऊंगा ना, मैं हर जगह कचरा क्यों लूं? और मुझे लगता है कि ये प्रोस्पेक्ट मेरे काम करे, तो उस प्रोस्पेक्ट के पास मुझे जाना ही क्यों? ये तो मेरा डिसीजन है। तो ये हमको छोड़ना पड़ेगा, ये लालच हमको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं ले लेगा, शायद शायद ले लेगा, शायद ले लेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हमको हमें चूज करना है कि मेरा ये सेगमेंट है और मैं इस सेगमेंट में काम करूंगा, और मुझे इसी तरीके के लोगों के पास जाना है। याद रखना, खराब लोगों से खराब प्रोस्पेक्ट से जुड़ोगे, वो आपको इतना इरिटेट करेंगे, इतना परेशान करेंगे, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप अच्छे लोगों से जुड़ोगे, वो आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि आपको बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। तो आपका प्रोस्पेक्ट सिलेक्शन बहुत जरूरी है, तो सही होना चाहिए। गलत क्लाइंट, गलत प्रोस्पेक्ट के पास जाने का काम ही नहीं, वो हमको नहीं करना है। इस चीज के ऊपर आप ध्यान रखने की कोशिश करें। राइट। एंड ये सारी चीजों को करने के लिए एक इंसान है जो आपकी हेल्प करेगा, वो आप खुद हैं। और आप खुद ही प्रोडक्ट हैं। जीवन आनंद, जीवन लग, जीवन उमंग, जो कुछ भी है वो सब आप ही हैं। आप ही पार्टी के पास जाएंगे, आपका नॉलेज सेल होगा, आपका कॉन्फिडेंस सेल होगा, आप खुद कॉन्फिडेंट, आप खुद सेल होने वाले हो। तो अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए। किसी प्रोडक्ट की कंसेप्ट के पीछे मत भागे। और प्रोडक्ट को समझना है तो उसको नॉलेज के लिए पूरा समझिए। अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को पूरा समझिए, अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से समझिए, ताकि आप उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे पाए। इतना भरोगे, इतना मिलेगा, इससे नहीं आपकी पॉलिसी सेल होंगी। आपको वही लोग मिलने वाले जो इसी लेवल के लोग होंगे। आज तक मैंने भरत पारेख जी का, या जो बहुत बड़े एलआईसी एजेंट है, टॉप के एलआईसी एजेंट है, मैंने कभी किसी का पोस्टर भी नहीं देखा कि इतने भरोगे इतना मिलेगा। कोई नहीं भेजता। और जितने कम लोगों के पास बिजनेस होता है ना, वो वही यही काम को, बिजनेस नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं, तो वो यही काम करते, इतना भरो इतना मिलेगा, पोस्टर भेजते फेसबुक पेज में, उसमें दुनिया भर में। लोग आपसे दूर भागते, समझ लिया हमारी इमेज को हम किस तरीके से स्पॉइल कर रहे हैं। हमको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। और जब तक मैं उस चीज का एनालिसिस नहीं करूंगा, मेरे साथ यही प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो बेहतर है, ये नया साल आया है दोस्तों, नए साल में एक नई शुरुआत करने के लिए अपने पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे एक्सपीरियंस हैं, बुरे एक्सपीरियंस हैं, सारे एक्सपीरियंस को आप लीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। बुरी चीजों को छोड़िए, मैं बार बार रिपीट एक सेंटेंस कर रहा हूँ, बुरी चीजों को छोड़िए, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, उसको और इन्हांस करने की कोशिश कीजिए, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसी रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। 100% आपको सफलता मिलेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन एनालिसिस हो सके तो डेली बेसिस पे आज से ही नियम ले लीजिए कि आज से मुझे डेली बेसिस पे अपना एनालिसिस करना है। मैंने दिन भर में क्या किया, ये जो दिन भर की मेरी एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी से मुझे कितना फायदा मिला, मैं कितना पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा, ये मुझे समझना है। बिजनेस की तरफ मत जाइए कि आज मैंने कितना पैसा कमाया, इसकी तरफ मत जाइए। आज ये देखिए कि आज आपने एक स्टेप कैसे आगे बढ़ाया, आपने जो स्टेप बढ़ाया वो कितना सही था, वो कितना गलत था, किससे मुझे क्या इम्पेक्ट पड़ पाएगा, किससे मुझे क्या बेनिफिट मिल पाएंगे। वो मुझे लगता है कि ये मैंने स्टेप गलत लिया है, तो ये स्टेप मैं छोड़ दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा दूसरे स्टेप को लेकर के। राइट। तो इसके लिए तो इसके लिए आपको कभी भी अपने आप को एनालाइज करते चलना है। मैं एक बस 2 मिनट का अपनी एक पर्सनल शेयरिंग करूं आपको। मैं इंजीनियर लड़का हूं, मुझे ना सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने जब एक प्रोडक्ट बनाया था, हमारा मेडिकल का सॉफ्टवेयर, 2002 की बात है, मुझे सेल करते ही नहीं आता था। मैं सेल में इतना रोया हूँ, इतना रोया हूँ कि मैं क्या बताऊं आपसे। मैं जब भी लोगों के पास जाता था, अपना सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता था, लोग मुझे मना कर देते थे, जैसे आपको पॉलिसी के लिए मना करते, मुझे सॉफ्टवेयर के लिए मना करते। आप लोगों के पास जाते थे, मैं भी दुकान दुकान में जाता था, मेडिकल स्टोर का सॉफ्टवेयर था मेरा, लोग मुझे मना कर देते थे। मुझे बाद में समझ में आया कि इस तरीके से यदि मैं काम करूंगा तो शायद मुझे सफलता नहीं मिलेगी। मैंने अपने हिसाब से कुछ नियम बनाए, अपने हिसाब से मैंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। मैंने ये देखा कि मैं कहाँ पे फेल हो रहा था, कहाँ पे पास हो रहा था। और धीरे धीरे अपने आप को एनालाइज करते करते फिर मेरा एक दिन में ये हो गया कि मुझे सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे सामने से कॉल मिल जाते थे। टाइम लगा मुझे भी अपने आप को उस चीज को उस तरीके से ढालने में, समझने में। लेकिन मुझे ये पता चला कि इस सारी प्रोसेस के अंदर कमियां मेरे अंदर थी, सामने वाले दुकानदार में कमी नहीं थी जो मुझे मना कर रहा था, कमी मेरे अंदर थी।
क्योंकि मेरी वजह से उसने मुझे मना किया। कहीं ना कहीं वो हमको जज कर लेते हैं। तो हमें अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें कब क्या चीज दिखाना है, कब क्या नहीं दिखाना है, हमें कितना प्रोडक्ट समझाना है, कितना नहीं समझाना है। मैक्सिमम लोगों के मेरे साथ अभी एमडीआरटी के दिसंबर में एमडीआरटी के समय में ये हुआ कि सर हमको जीवन उमंग में पार्टी ने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं थोड़ा आंसर नहीं कर पाया। कभी कभी पार्टी के सामने से फोन लगा के पूछते हैं कि सर हमारा ये प्रेजेंटेशन में मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैलकुलेशन कैसे करें। अब मुझे ये समझाइए दोस्तों कि यदि आप पार्टी के सामने हो और यदि आप पार्टी को आंसर नहीं कर पाए कॉन्फिडेंस के साथ, नॉलेज के साथ, तो पार्टी आपसे क्यों पॉलिसी लेगा, क्यों पॉलिसी लेगा। मैं बोलता हूँ क्या यार, आपने इसको पूरा एनालिसिस नहीं किया क्या, आपने इसको पूरा पढ़ा नहीं किया, समझा नहीं क्या। लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग कंसेप्ट के ऊपर चले जाते हैं, कंसेप्ट बता देते हैं इतना भरोगे इतना मिलेगा, और उसके हिसाब से जब वो पॉलिसी सेल होती है, पार्टी वहां पे पीडीएफ में पूरा डॉक्यूमेंट देखता है तो वो ऑब्जेक्शन आ जाता है। और वहां पे जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है ना, वो आपको ही पता है कि क्या होता है फिर, है ना। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, हमारा एनालिसिस हमारा प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए आपको खुद के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। एनालिसिस के पार्ट में यदि हम लोग बात करें तो हमें हमारे बिजनेस का एनालिसिस करना है, राइट। यदि आप अपने बिजनेस का एनालिसिस कर पाते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस कर पाते हैं, आप खुद का एनालिसिस कर पाते हैं, तो 101% आपको पॉसिबिलिटी है कि आप सही ट्रैक पे आगे बढ़ पाएंगे। और यदि आप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, पार्टी के पास जाने के बाद कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं करता है, तो आपकी पॉलिसी वहां पे सेल होने की पॉसिबिलिटी आप समझ ही लीजिए कि आपको नहीं मिलने वाला है ना। तो सेल करने के लिए हमको क्या बात करनी है, कैसे कॉल ओपन करना है, किस तरीके से हमको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, इस तरीके का यदि आप लोग एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप मुझे कंफर्म करें कि आप लोग एनालिसिस करना चाहते हैं। मैं उसके हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट आपसे फिर बात करूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एनालिसिस के ऊपर जा सकते हैं, राइट। आज का सेशन तो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन किस तरीके से होगा क्या होगा फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत सारे दोस्त हैं जो एनालिसिस करना चाहते हैं, है ना। बहुत ईमानदारी से बोलूंगा, एनालिसिस करने के पार्ट के लिए सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको हेल्प करूंगा। एनालिसिस करने के लिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें चीजों को किस तरीके से समझना है, किस तरीके से काम करना है। हाँ सर, इसलिए मैं पोस्टर यहाँ पे प्रोडक्ट के पोस्टर नहीं डालता, क्योंकि प्रोडक्ट के पोस्टर डालने से इतना पैसा भरो इतना पैसा मिलेगा, ये मुझे पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने लोगों के हिसाब से कुछ बना के रखे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीजों की वैल्यू नहीं होती, इस तरीके से हम लोग एक बिजनेस नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट जो है ना, हम लोग टिपिकली एक एलआईसी एजेंट की तरह सोचते हैं। एलआईसी एजेंट टिपिकली मेरा मतलब है कि हमको बस कमीशन में हम लोग काम करते हैं। जनरली लोग बोलते हैं ना एजेंट, एजेंट मतलब शुद्ध हिंदी में बोले तो आप उसको अदरवाइज मत लीजिए, एजेंट मतलब दलाल बोला जाता है, राइट। तो हम लोगों के लोग हमको इसी तरीके से समझते हैं, और हमारी कहीं ना कहीं मेंटलिटी भी इस तरीके से हो गई। लेकिन ये आपका बिजनेस है, आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरा बिजनेस है, और ये बिजनेस है तो बिजनेस को बिजनेस की तरीके से ही यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट कैलेंडर में मेरे को मजबूरी में देना पड़ा है। कैलेंडर में भी जो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिए मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो मजबूरी में देना पड़ा है, क्योंकि हर किसी को मैं कन्विंस नहीं कर सकता। जो लोग कन्विंस होते हैं वो मेरी बात को मानते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ दावे से कि आपकी पॉलिसी सेल नहीं होने की रीजंस भी क्या आप ही हो। प्रैक्टिकली बता सकता हूँ आपको, लाइव लाइव प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे अपनी पॉलिसी को खुद आप अपने हाथ से जाने देते हैं। ये दुनिया बहुत बहुत अभी डिजिटल हो गई है, और इसके बाद भी यदि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। तो ये हमको हमारे बिजनेस के हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि हम वो कर पा रहे हैं तो हम वो उसको अच्छे से, मुझे लगता है कि हम लोग एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट। जैसे एक मिनट मुझे दीजिए। देखो मैं ट्रेडिंग वगैरह जो करता हूँ वो मेरा शौक है। मुझे लगता है कि मैं शायद जो चीज सीखता हूँ समझता हूँ, या जिस चीज का मुझे एनालिसिस है, या जिस चीज के बारे में मुझे थोड़ी सी नॉलेज आ गई, क्योंकि मैं पिछले 16 साल, अभी तो 17वां साल चालू हो जाएगा मेरा इंश्योरेंस फील्ड में काम करते हुए। तो 16 सालों में जो कुछ मैंने सीखा है, समझा है,
क्योंकि मैं हमेशा बैकग्राउंड में रहा हूँ, है ना, लोगों के सामने कभी आता नहीं था। मुझे बैकग्राउंड में रहना ज्यादा पसंद है और उसी तरीके की जिंदगी ज्यादा एंजॉय करता हूँ, है ना। तो मैं अपने बहुत सारे कंसेप्ट जो होते थे मैं लोगों को देता था, बताता था, लोगों को उसके बेनिफिट हुए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप इग्नोर होने लगते हो, है ना, कि आप मेहनत करते हो, सारी चीजें होती है, लेकिन आपको इग्नोर कर दिया जाता है। तो तब कभी कभी होता है। तो फिर मुझे लगा कि मैं सामने आकर के अपनी खुद की ट्रेनिंग करूंगा। तो ये ट्रेनिंग जस्ट मेरा शौक है। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं, आपको अपनी कुछ नॉलेज की चीजें बता पाऊं। और यदि मेरे बताने से यदि आपका कहीं बिजनेस होता है तो मुझे उसकी बेहद खुशी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो दिसंबर में मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर एमडीआरटी हो गया है ना। अभी राजेश सर ने भी यहाँ पे मैसेज पे लिखा है कि सर आपके सॉफ्टवेयर के कारण हमारा एमडीआरटी हुआ। तो राजेश सर मेरे सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं हुआ, आपकी मेहनत की वजह से हुआ। और मैं हमेशा क्रेडिट लेने की कोशिश भी नहीं करता कभी किसी की। मैं ये बोलता कि मैंने आपको एक टूल दिया है, आप उस टूल को सही यूज कर लीजिए। मेरी अंतरात्मा से मुझे उसको बहुत सुख मिलता है। पैसों से कहीं ज्यादा सुख मिलता है कि आपने मेरी चीजों को सही तरीके से लिया। सेम चीज मेरी ट्रेनिंग में है। जो भी ट्रेनिंग है, मैं सीधी सीधी बातें करना पसंद करता हूँ। कोई बकवास नहीं कि एक छोटे से 10 मिनट की बात करने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटे बात करूं। वो मेरा नेचर भी नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाए। राइट। मैं यहाँ पे एक एक्सपर्ट एनालिसिस एक्सपर्ट के नाम से कोर्स बनाया हूँ दोस्तों। ये 27 जनवरी से हमारा शुरू होगा। ये सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे को होगा, 8:30 से 9:45 का टाइम है यहाँ पर शाम को। राइट। ये सेशन हमारे 6 सेशन होंगे और उस सारे सेशन में मैं सिर्फ एनालिसिस की ही बात करूंगा, सिर्फ एनालिसिस। इसका ये मतलब नहीं कि आपका सिर्फ एनालिसिस होगा या ना बैठ करके हम लोग सिर्फ चीजें समझेंगे। इससे कैसे बिजनेस करें, हम कहाँ गलती करते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस क्या है। राइट। तो जैसे बिजनेस का एनालिसिस करना है, तो मैं आपको बोला कि आप टिपिकली हम लोग एलआईसी एजेंट की तरह से सोचते हैं, हम कभी बिजनेसमैन की तरह सोचते ही नहीं है कि एक बिजनेसमैन किस नजरिए से देखता है, एक बिजनेसमैन लॉस भी कैसे सहता है और प्रॉफिट भी कैसे बनाता है। राइट। तो एक बिजनेस का एनालिसिस हमको करना है। तो बिजनेस को हम समझेंगे, जब बिजनेस को समझेंगे तभी हम उसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो बिजनेस एनालिसिस हमारा एक कंसेप्ट रहेगा। प्रोस्पेक्ट एनालिसिस, जो मैंने आपको बोला कि कई बार हम लोग गलत प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, गलत प्रोस्पेक्ट के पास जाने के बाद हमारा बहुत कुछ खराब होता है। प्रोस्पेक्ट को सिलेक्ट करना हमारे हाथ में है, प्रोस्पेक्ट के साथ डील करना हमारे हाथ में है। प्रोस्पेक्ट यदि हमसे मिल भी गया तो उसको पॉलिसी बेचना कि नहीं बेचना ये मेरे हाथ में। तो हम लोग प्रोस्पेक्ट का एनालिसिस करेंगे। राइट। फिर प्रोडक्ट का एनालिसिस, प्रोडक्ट का एनालिसिस से मेरा मतलब है, मैं स्पेशली 3 प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जीवन उमंग की, जीवन लाभ एंड लक्ष्य की। तो यहाँ पे 2 सेशन होंगे जहाँ पे हम प्रोडक्ट के पूरा एनालिसिस करेंगे। राइट। एनालिसिस से मेरा मतलब है कि हम लोग समझेंगे उसके सर्कुलर से, जीवन उमंग का सर्कुलर हम पढ़ेंगे। जीवन उमंग के सर्कुलर को पढ़ने और एलआईसी के ब्राउचर्स को हम लोग पढ़ेंगे। हम उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। राइट। उसी तरीके से लाभ और लक्ष्य को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोडक्ट का नॉलेज लेंगे, टोटली नॉलेज। पार्टी कहीं से भी पूछेगा, कैसे भी पूछेगा। एक ढोलक होती है ना, ढोलक को आप यहाँ से बजाओ, वहां से बजाओ, सीधा करके बजाओ, आड़ा तड़के बजाओ, ऐसी ढोलक बन जाएंगे हम। कि हमको प्रोडक्ट को लेकर पूछिएगा, हम इमीडिएट आंसर करेंगे। कोई सॉफ्टवेयर की बात नहीं। मैं इस पूरे प्रोडक्ट में के ट्रेनिंग में कभी भी सॉफ्टवेयर की बात नहीं करता। पिछले 1.5 साल से मैं पेड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने एक भी ट्रेनिंग में सभी भी सॉफ्टवेयर की कोई बात नहीं की कि आप ये सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, वो सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, मेरा मोबाइल का है तो लैपटॉप लीजिए, लैपटॉप है तो मोबाइल लीजिए, कभी नहीं। मैं आपको आपको जो प्रोडक्ट बताऊंगा, जो जीवन उमंग जीवन लाभ लक्ष्य बताऊंगा, वो भी एक आपको अलग प्रेजेंटेशन के रूप में बताऊंगा। राइट। प्लानिंग एनालिसिस करेंगे। प्लानिंग एनालिसिस का मेरा मतलब है कि जो हम लोग इंश्योरेंस एडवाइजर जब किसी पार्टी से जाके मिलता है तो वो बोलता है कि ऑलरेडी मेरी प्लानिंग है ना। उसकी प्लानिंग है तो उसकी प्लानिंग को हम एनालिसिस करेंगे कि आपकी प्लानिंग है तो फिर कैसी प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है। इस प्लानिंग को यदि सही तरीके से हम एनालिसिस कर पाएंगे तो हमको वहां से बिजनेस मिलने की पॉसिबिलिटीज मिलती है। राइट। और मार्केट का एनालिसिस की बात है तो मार्केट का एक एनालिसिस है जहां पे लोग हमको बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं कि यार एलआईसी का रिटर्न है, ऐसा है वैसा है, ये एसआईपी में जाएंगे या फिर हमको अदर प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। तो हम मार्केट के और भी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं हम उनको भी लेंगे, हमारे प्रोडक्ट को लेंगे, उनके साथ एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ मार्केट आने वाले समय में कैसा हो सकता है, क्यों हमको ये प्रोडक्ट पे जाना है, क्यों हमको उस प्रोडक्ट पे जाना है, किस तरीके की प्लानिंग करना है। तो हमको मार्केट को भी देखना है, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रोडक्ट दोस्तों आज के लिए नहीं है ना। ये आज से 20 साल, 15 साल, 30 साल इस तरीके के है ना। हम कोई ऐसा प्रोडक्ट तो दे नहीं रहे कि अभी लेंगे तो अभी महीना भर में उसका कुछ बेनिफिट है।
ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारा। हमारा प्रोडक्ट तो 15 साल 20 साल के बाद का है। तो 15 से 20 साल के बाद मार्केट कैसा रह सकता है, ये भी तो हमको समझना पड़ेगा ना। जब मैं पार्टी से बात करूंगा, मैं उसको बताऊंगा कि आने वाले 15 साल के बाद ये पॉसिबिलिटी है मार्केट की, ऐसा मार्केट का एनालिसिस है ना। तो जब वो एनालिसिस मैं उसके सामने रखूंगा, तभी पार्टी को लगेगा कि नहीं, बात तो सही है। और जब बात उसको जमेगी, तभी तो वो मुझसे जुड़ेगा, तभी तो वो मुझसे प्रोडक्ट परचेस करेगा, है ना। प्रोडक्ट परचेस करेगा इन द सेंस आप पॉलिसी सेल करेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने यहाँ पर 6 सेशन का एक कोर्स बनाया है। जो मेरे सेशन यहाँ पे मैंने डेट भी उसमें लिखी हुई है, मेंशन की हुई है। रात को 8:30 बजे से लेके 9:45 तक है, कभी कभी 10:30 बजे तक चलता है, एज पर सेशन, राइट। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको 24 आवर्स के लिए मिलेगी। सेशन के कंसेप्ट आपको पूरे क्लियर किए जाएंगे, बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे मेरे ही द्वारा, राइट। उसकी पीपीटीज वगैरह जो होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी, जो आपको जरूरत पड़ेंगे। इसके अलावा और भी चीजें रहने वाली हैं जो मैं इस सेशन के बाद भी आपके साथ करूंगा। लेकिन इन सेशंस में यदि जो मेरे साथ जुड़ के रहेगा, जो मेरे हिसाब से अपने खुद का एनालिसिस करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, इसके बाद के मेरे जो भी एनालिसिस, जो भी मेरे सेशन होने वाले हैं एडवांस रूप में, उन सेशंस में उसको स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, जो इन 6 सेशन में मेरे साथ जुड़ के प्रोग्रेस की करेगा, आगे बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ये सेशन मेरा रहने वाला है दोस्तों। इस सेशन की जो मैंने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रखी हुई है, वो मात्र 2400 रुपये रखी हुई है। 2400। 6 सेशन है। 6 सेशन में आपको 2400 रुपये में रहेंगे। सारा एनालिसिस का पार्ट में उसमें कंप्लीट करूंगा। डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और आपको डेफिनेटली मैं ये अश्योर करता हूँ कि आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिलेंगे, जहाँ पे शायद आप चीजों को एक नए नजरिए से देख पाए ना। तो जो मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे बात की चीजों को प्रिडिक्ट करने के भी एक शौक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में कब क्या एरर आ सकता है, ये यहाँ पे कब क्या ऐसा रहेगा, कब क्या चेंजेस करना पड़ेगा। ये चेंजेस और ये एरर को हैंडलिंग करते करते ना एक नेचर हो जाता है कि आने वाली चीजों को प्रिडिक्ट करने लगना, है ना। तो वो एक नेचर है। उस नेचर के द्वारा मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने एनालिसिस करूंगा, पास्ट एक्सपीरियंस रखूंगा, प्रेजेंट सिनेरियो रखूंगा, फ्यूचर सिनेरियो रखूंगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग 6 सेशन में हम लोग बात करेंगे। 6 सेशन मैंने आपको बताया किस तरीके से रहने वाले हैं, राइट। यदि आप लोगों को यदि लगता है कि इसमें मेरे साथ जुड़ना चाहिए, इसमें मेरे साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। मेरा किसी को भी कोई फोर्स नहीं है कि आपको आना है आप करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं। बेनिफिट आपके हाथ में है, लेना नहीं लेना वो आपके हाथ में है। मैं पूरी कोशिश करूंगा सच्ची ईमानदारी से कि आपको उसका बेनिफिट मिले। लेकिन आप कैसे उसको यूज करोगे, कैसे आपको उसकी प्रॉब्लम को आप फाइंड आउट करोगे, कैसे उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, मैं हर जगह आपके साथ रहूंगा। लेकिन करना आपको पड़ेगा। ये सेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सुनना पसंद करते हैं, ये सेशन उनके लिए है जो कुछ करना पसंद करते हैं, राइट। और इसलिए मैंने पूरा एनालिसिस का ही सेशन रखा है। ये 7 अप्रैल को हमारा सेशन का एंड हो जाएगा दोस्तों, राइट। 7 अप्रैल तक मुझे ये पता है कि आपको एक्सपर्टाइज आ जाएंगी मार्केट को समझने के लिए, कस्टमर को समझने के लिए, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, सही प्रोस्पेक्ट को चूज करने के लिए, है ना। प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से कॉल ओपन करना है, प्रोस्पेक्ट को हमको क्या बात करनी है, हमें फॉलोअप के बारे में क्या बात करनी है, हमको हमारे अपने आप को किस तरीके से उसके सामने प्रेजेंट करना है। तो ओवरऑल चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा। क्योंकि टाइम आपको लगता होगा कि सर बहुत कम टाइम है, मैंने पहले भी बोला मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। यदि यही सेशन मुझे लंबा खींचना होगा तो मैं बहुत सारे आपको स्टोरी सुना सुना करके 3 घंटे का करूंगा। लेकिन ना टाइम आपका खराब होना चाहिए, ना मेरा टाइम खराब होना चाहिए। एक 1 से 1.5 घंटे में सेशन होगा, तो इस तरीके से हम लोग सेशन कंप्लीट करेंगे, राइट। तो जो भी दोस्त चाहता है कि इस सेशन में जुड़े, तो वो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। पेटीएम जो भी आपका स्लिप रहेगा वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे इसी नंबर पे, राइट। तो हमारा एक अलग से एक सेपरेट ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको प्रॉपर तरीके से लिंक आना शुरू हो जाएंगे। पहला जो सेशन रहने वाला है वो 27 जनवरी से रहने वाला है, राइट। तो मेरे पास लिमिटेड कैपेसिटी है मेरे जूम सेशन की, तो उसके हिसाब से मुझे अपने आप को देखना है। और मुझे ऐसा कोई बहुत भीड़ यहाँ पे नहीं रखनी कि 100 में 100 लोग रहें, ऐसा कोई मेरा टारगेट भी नहीं रहता। जिसकी इच्छा है आगे बढ़ने की मैं उसको वेलकम करूंगा, जिसकी इच्छा नहीं है कोई बात नहीं है। मेरा भी और भी सेशन आएंगे, फ्री के सेशन आएंगे, जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर को लेकर के बातें करूंगा। और मेरे सॉफ्टवेयर को लेकर के भी जो सेशन रहते हैं वहां पे भी मैं कंसेप्ट ही देता हूँ। जो आपको पे करके आप कंसेप्ट लेते हैं, वो मैं फ्री में कंसेप्ट आपको वहां पे देता हूँ, है ना। तो वो पेड्स कंसेप्ट भी आपको मेरे फ्री सेशन में मिलते हैं,
आप वहां पे जाइए। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैं डिटेल में बात करूंगा, एक अलग तरीके से बात करता हूँ, एक अलग सिनेरियो में बात करता हूँ। यहाँ पे बीन्स और सॉफ्टवेयर का कोई लेना देना नहीं रहता, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यदि ये बात ठीक लगे तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। ठीक नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए, अगले किसी सेशन में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो राम राम राव जी बोल रहे हैं कि उनका भी एमडीआरटी हो गया। मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के एमडीआरटी के पोस्टर आए थे, तो मुझे उन लोगों ने मुझे वो मतलब फोटो उन्होंने डिक्लेयर किया, फिर उन्हीं ने मुझे बोला कि सर हमारे फोटो बना के आप डालिए, पोस्टर डालिए। तो मैंने लगभग 25 लोगों के पोस्टर मैंने डाले हुए थे, राइट। वैसे एमडीआरटी बहुत लोग हुए हैं बीन्स और सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पेट जो पार्टिसिपेंट होते हैं, मैं उनको जितनी हेल्प करता हूँ, मैं फ्री वालों को भी उतनी हेल्प करता हूँ, है ना। तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो एमडीआरटी के समय जिन्होंने हेल्प मांगी और उनकी मैंने पूरी हेल्प करने की कोशिश करी है, राइट। तो ऐसा मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कोर्स नहीं किया तो आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे या थोड़ा हेजिटेशन होता है बात करने के लिए। यदि मेरी कहीं पे आपको हेल्प लगे, आप मुझे कभी भी फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। तो आज का सेशन दोस्तों हमारा यही तक था। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिए, जिनको ज्वाइन नहीं करना है वो कम से कम अपना एनालिसिस जरूर करिए। 2023 के लिए अपना एनालिसिस करिए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको आगे काम करना है ना। और यदि एनालिसिस में कहीं लगे तो मुझसे बात करिए, मेरे से जो भी हेल्प होगा 100% मैं आपकी हेल्प करूंगा। आ, यहाँ पे बसीम सर ने हैंड रेस किया था, मैं 2 मिनट के लिए इनसे बात कर लेता हूँ, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे। बसीम सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। बसीम अकरम जी। जी सर। जी सर बोले, आपने हैंड रेस किया था। हेलो। जी सर। जी सर। जी बोलिए। सर अभी मैंने इस आपके प्लेन में न्यूज़ ज्वाइनिंग ही लिया था कुछ दिन पहले। हम्म जो अभी मुझे पूर्ण रूप से इसके बारे में सही ढंग से अभी जानकारी नहीं है। हम्म। आज ग्रुप में आया मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए, मैं फर्स्ट टाइम आपके मीटिंग में ज्वाइन लिया हूँ अभी। जी जी। जी सर। मगर बट आपकी बात जो थी बहुत अच्छी लगी हमें। जी मैं आपसे थैंक यू। सहमत हूँ। अभी आपने कब से एलआईसी ज्वाइन किया है सर? मैंने 2022 दिसंबर में ज्वाइनिंग लिया था। अच्छा, 1 महीना हुआ अभी? नहीं सर, सॉरी सॉरी, 2021। 21? अभी अच्छा। मतलब 2022 में। जी जी। ओके एक साल हुआ हमें। ओके। टोटल कितनी पॉलिसी है आपकी? अभी 60+ होंगे। 60+? जी। ओके, बहुत अच्छा कर रहे हैं आपने, 1 साल में 60 पॉलिसी सेल की है। डेफिनेटली कोशिश करिए कि अभी सेकेंड ईयर आपका एमडीआरटी हो जाए, राइट। सर, एक साल बाद हो सकता है एमडीआरटी का। आप पहले साल ही कर सकते हो, हम्म, पहले दिन ही कर सकते हो एजेंसी का। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ। जैसे हम लोग अपने लोकल में, हम यहाँ जो भी और भी एजेंट सब हैं उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि 3 साल तक तो अभी कुछ भी नहीं होगा, जिस तरह काम करते उस तरह से करना रहता है। एमडीआरटी के लिए? जी। नहीं नहीं, आप गलत। देखिए, ऐसे लोगों की एडवाइस बिल्कुल भी मत लीजिए जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, है ना। तो आप अच्छा सर। प्रॉपर तरीके की नॉलेज लीजिए। आपने डीओ के अंडर में किया होगा, आपके डीओ ने भी आपको बताया होगा, है ना। तो अभी मैंने डीओ के अंदर में ये सब बात नहीं किए थे कि एमडीआरटी कैसे होता है, क्या होता है। हम्म। मैंने इस सब बातों पे चर्चा ही नहीं किया था। जी। वसीम जी, मैं जी पर्सनली सर। आपको एडवाइस करूंगा, यदि आप हो सके ना तो, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने कॉस्ट बहुत नॉमिनल रखी, वो नॉमिनल रखने का रीजन ये था कि मैक्सिमम लोग अपने इस कोर्स को समझ पाए। बिकॉज ये सिर्फ एनालिसिस 2022 का नहीं होने वाला, ये एनालिसिस आपके टोटल प्रोफेशन का होने वाला है, आपके लास्ट अच्छा अच्छा। प्रीवियस लाइफ का होने वाला है, आने वाली जिंदगी का होने वाला है, ठीक है ना। जब तक यदि आपको ये जी जी। पता ना चले कि भाई मेरे साथ क्या प्लस और माइनस है, तो मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। यदि आपको पता है कि आपकी साइकिल की में हवा कम है, तो आप साइकिल को कितने दूर तक लेके जाओगे। यदि आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल साइकिल की हवा कम हो गई तो मुझे पहले हवा डालना पड़ेगा फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा, यदि आपको पता चल जाए तो आपको एक सही जानकारी मिलेगी, तो आप उसको उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, है ना। तो यदि आप और ये कॉस्ट बिल्कुल सर। 2400 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट मैंने नहीं रखा है, जानबूझकर मैंने अमाउंट कम रखने की कोशिश करी है। ये मेरा सबसे कम अमाउंट का कोर्स है अभी तक का। इसके पहले मैं महीने का 1200 रुपये लेता था,
मेरे वो भी दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये पूरे 6 सेशन जो हमारे होने वाले हैं, 6 सेशन की कॉस्ट मात्र 2400 रुपये है। तो आप इसको ज्वाइन करिए, मेरा ये सोचना है। और डेफिनेटली आपको इसमें मैं पूरी तरीके से बिल्कुल। हेल्प करने की कोशिश करूँ कि आप किस तरीके से अपनी एजेंसी को, देखो शुरुआत में ही यदि सही तरीके से यदि आपको नॉलेज मिल जाए, मेरा ऐसा समझना है, तो आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक जी पाए। जी। और शुरुआत में ही यदि किसी को गलत तरीके का नॉलेज मिल जाए थोड़ा बहुत, तो फिर वो कहीं ना कहीं मिसगाइड होता जी जी। है ना। तो वो वाली चीज आपके साथ हो सकती है, तो मुझे लगता है कि यदि आप कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। कुछ दोस्त मेरे यहाँ पे ठीक है लिख रहे सर। हैं, पृथ्वी ठक्कर सर लिख रहा है कि 187 पॉलिसी हुई है 20 से 3 साल में, राइट। मुरली से कृष्ण सर ने लिखा है एमडीआरटी कंप्लीट हुआ है। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा, और मैं जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा, पर्सनल लेवल पे हेल्प करने की कोशिश करता हूँ वैसे भी मैं, राइट। तो जी जी। आप जुड़िए वसीम जी, और आपका नाम तो बड़ा प्यारा, वसीम अकरम, बहुत तेज गेंदबाज है आप। थैंक यू सर। आपको तो बहुत लोगों को आउट करना है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक। रंजीत सर, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर जी। और सर कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया सर। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सेम हैप्पी टू लोहड़ी सर। यू, हैप्पी लोहड़ी सर। और सुनाए, ठीक हो सर? जी बिल्कुल। सर मेरा लास्ट ईयर 6 लाख कमीशन हुआ, 2 लाख कम रह गए। जी। तो आज वैसे कोशिश जारी है, अभी तक तो कोई पॉलिसी हुई नहीं है। हम्म लोहड़ी तक 13 दिन हो गए। एक पॉलिसी हुई है, तो बस वो ना हुए बराबर ही है। हम्म। तो 1000 रुपये मंथ की हुई है सिर्फ वो। जी जी। तो चलो बाकी आगे कोशिश जारी रहेगी। जी। तो सर जैसे एनालिसिस मैंने आप बताया भी, आप एनालिसिस करो। जैसे सर हम पिछले लास्ट ईयर में कैसे करें एनालिसिस? जैसे लोगों से हम मिलते हैं, उनसे बात करके आते हैं, वो तो भूल जाते हैं सर हम आन के। बराबर। मैं ठीक है इसलिए सर। बोल रहा हूँ, देखो एनालिसिस करने के लिए आपके पास, देखो जब भी किसी भी चीज को हमको एनालाइज करना है तो हमारे पास डेटा होना जरूरी हम्म। है ना। डेटा मेंटेन नहीं करते आप, जितने भी लोगों को, मुझे बोला ना 15,000 लोग यदि एमडीआरटी करते, तो जो 8,000 लोग एमडीआरटी करते हैं ना, वो पुराने लोग हैं। वो नए लोग एमडीआरटी नहीं करते। ये नए लोग, मैंने बोला ना, बरसाती मेंढक की तरह वो जंप करेंगे फिर रुक जाएंगे। पुराने लोग एमडीआरटी क्यों करते हैं? उसका रीजन है क्योंकि उनके पास डेटा होता है। पहले के जमाने में सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा मैनुअली डेटा फीड किया जाता था। और अभी भी मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर हम आपका ऐप यूज करेंगे, आपका लैपटॉप का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, लेकिन हम डेटा डाउनलोड नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोल करके, अभी जो लोग लैपटॉप के मेरे यूजर है, वो आप लैपटॉप में मेरे को पॉलिसी मतलब प्रीमियम डिपॉजिट की एक फॉर्म बनाना पड़ा। उन्होंने बोला नहीं सर हमको तो फॉर्म चाहिए, हमारी आदत है मैनुअली पूरा मेंटेन करने की, हम ये भी मेंटेन करते हैं चेक नंबर कौन सा था, कौन सी बैंक का चेक था, यदि उसने पेटीएम का तो पेटीएम का ट्रांजेक्शन नंबर क्या था, गूगल पे किया तो गूगल पे का ट्रांजेक्शन नंबर क्या था, कैश किया तो कैश का वो रिसीव नंबर क्या है। तो हर एक चीज वो मेंटेन करते हैं। तो जो लोगों को मेंटेन करते हैं ना, उनके पास डेटा होता है। जब डेटा होता है ना, तो आपका डेटा ही आपके लिए सेट हो जाता है। आज हमारे देश में 140 करोड़ लोग, हमारी पॉपुलेशन हो गई है, ये 140 करोड़ लोग हमारे लिए बोझ नहीं है, हमारे देश के लिए हमारे देश की असेट है। ये हम लोग उसको गलत तरीके से समझेंगे तो बोझ लगते हैं, ये एक्चुअल में हमारी असेट है। 140 करोड़ लोग जब कमाएंगे पैसे को ना, तो कितना पैसा कमाएंगे ये सोचिए। बिल्कुल आपका सर। डेटा आपके लिए कितना काम कर सकता है। हम्म। दुनिया भर की बाहर की इंश्योरेंस कंपनी हिंदुस्तान में क्यों आई? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की सबसे बड़ी असेट इनका डेटा है, इनके यहाँ की हम्म। पॉपुलेशन है। और दूसरी देशों की कंपनी यहाँ पे आ सकती है, हम लोगों को क्यों विजन नहीं है? बिकॉज हम लोग एलआईसी एजेंट की तरह सोच रहे हैं ना। हमारा तो विजन है ही नहीं, हम बिजनेस की तरह सोचे। और जो लोग हम्म। बिजनेस की तरह सोचते हैं उनके पास उनका काम करने का तरीका ही अलग रहता है। उनका एक अलग विजन होता है काम करने का। वो छोटे छोटे चीजों को नहीं देखेंगे, छोटे छोटे हर्डल्स को नहीं देखेंगे, वो एक विजन के ऊपर काम करते हैं। हमारे साथ ये होता है कि हमारे को 4-5 लोगों ने लगातार पॉलिसी मना कर दिया, हमारा मन नहीं होता घर से बाहर निकलने का। हकीकत ये है। सही बात है सर, मेरा भी यही हाल हुआ। हम हमारे एमडीआरटी बहुत सारे लोगों के सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि एमडीआरटी के समय जब हमने अप्रोच करना शुरू करा, लोगों ने मना करने लगे, हम लोग कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में आने लगे। हम्म। क्या किससे मिले, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब किससे जाके मिले, क्या बात करें, कैसे करें, ये करें वो करें।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे दिमाग में हम लोग टिपिकली एलआईसी एजेंट की तरह से सोच रहे हैं। हम जो एक बैल होता है ना, बैल बैल को ऐसा बांध दिया जाता है, उसको ऐसा घुमा दिया जाता है, वो वही देखता है। वही हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ एनालिसिस करिए, आप ये सारी चीजें हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए। आप ढूंढिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, एक माइंडसेट हमको बनाना पड़ेगा। मैं आपको ये बोलूं कि आपको अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करिए, आप नहीं करोगे। आप बोले तो एलआईसी एजेंट नहीं करेगा। एक बिजनेस मैन से बोलो कि आपको बिजनेस का सेटअप करने के लिए आपको 2 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, वो बराबर करेगा। वो बिजनेस के रूप में आएगा, उसको पता है कि मेरा जो इनपुट है मेरे को रिटर्न होके मिलने वाला है। लेकिन एलआईसी एजेंट को ना इतना मतलब वो उसको क्या ऐसा होता है कि उसको बड़ी मजबूरी से मतलब बहुत धोखा धोखा सॉरी बहुत धीरे धीरे पैसा मिलता है पॉलिसी का। धीरे धीरे पैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, तो उसकी जान से निकलता नहीं है। अरे वो छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे डालने की कोशिश करिए। जब तक जमीन में बीज नहीं जाएगा ना, फसल नहीं आएंगी। और बीज जाता है, एक फसल आती है, उसमें कितने दाने होते हैं वो आपको पता है। एक एक दाने से कितने दाने बनते हैं, वो इनपुट होता है। वो बिजनेसमैन का माइंडसेट है। एलआईसी एजेंट का क्या माइंडसेट है? तुम मुझे पहले दे दो, फिर मैं उसके हिसाब से मैनेज करूंगा। तो वो सिर्फ पॉलिसी तक ही रह जाएगा, वो कभी उसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। हम लोगों को कैलकुलेट, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे जो मुझे ये बोलते कि सर आपका पैसा लेते हो। सर वो ट्रेनर तो इतना पैसा लेता है, इतने कम समय इतना, उसकी इतनी ट्रेनिंग मिलती है, उसमें इतना पैसा मिलता है, आपने इतना पैसा लेके इतनी ट्रेनिंग दी। लोग ये कैलकुलेशन करते हैं, लोग फटाक से कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक सेशन का कितना हो गया, उसने इतना पैसा लिया, उसने इतना पैसा लिया, उसने इतने सेशन दिया। वो उसकी तरफ जा ही नहीं रहा कि बंदी की बात क्या हो रही है, वो समझा किस थीम पे रहा है। सही बात। मेरी मेरी कोशिश कभी नहीं रही कि मैं आप लोगों को फोर्सफुली काम कराने की, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बताऊं, मैं रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलना नहीं चलना वो आपका डिसीजन है, कैसे चलना वो भी आपका डिसीजन है। बस मैं इतना बोलूंगा कि जहां पे कुछ तकलीफ आएंगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये तो बात सही है सर, आप बिल्कुल साथ खड़े हो। जब भी फोन करते लेकिन हैं हम यदि बात। यदि यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये बंदा करेगा, तो करूंगा मैं। मैंने बहुत पहले भी एक बात बोली थी हमारे सेशन में, यदि आपको लगता है कि मैं बिजी हूं तो मैं डेफिनेटली बिजी हूँ। तो यदि आपको लगता है कि संदीप एक कॉल दूर है मुझसे, तो मैं एक ही कॉल आपसे दूर रहूंगा, दूसरे कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद मैं किसी रीजन से उठा ना पाऊं, मैं सामने से कॉल बैक करूंगा, मैं बात करूंगा। मैं उन लोगों की भी बात करता हूँ जो मेरे पार्टिसिपेंट नहीं, जो मेरे पेड कोर्स नहीं करते, मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ। वो सामने से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज के ऊपर अच्छा लगता है। और ये जो बाकी की बातें कोई फिलोसफी की नहीं है, वो जो पैसे भी मैं लेता हूँ ना, वो सिर्फ मेरे जूम का मेंटेनेंस का पैसा लेता हूँ। और जो मेरे एम्प्लॉय को रख करके जो पीपीटी और ये सारी चीजें बनती है, सिर्फ उसका पैसा है। यदि मुझे पैसा कमाना होता ना, तो मैं भी ताम झाम करके ये पैसे को बढ़ा बढ़ा के लेने की कोशिश करता। मैं भी आपको बहुत बातें बना बना के बोलता, लेकिन मैं नहीं बोलता, मुझे शौक नहीं उस चीज का। मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। मेरे इसके पहले भी जो लैपटॉप के सॉफ्टवेयर के जो डेमो दिए हैं मैंने, जिसमें मैंने मनी बैक के ऊपर बात की थी, इवन जीवन लाभ के ऊपर बात की, जीवन लक्ष्य के ऊपर बात की, मेरे सारे सेशन आप देख लीजिए, सारे पेड कंटेंट के रूप में आपको नजर आएंगे। कहीं पे भी आपको लगेगा नहीं कि ये फ्री वाला कंटेंट होगा। नहीं और ठीक है वही भाई। तो पैसा दे के आप लोग जाके सीख रहे हैं ना। तो बस बिल्कुल। मेरी यही एक सबसे बोलना होता है। इसलिए मैं कभी भी अपने किसी कोर्स के लिए किसी को फोर्स नहीं करता, एडवाइस करता हूँ। एक एडवाइस के रूप में बोलूंगा कि आप ये करो, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। एक ना नॉमिनल अमाउंट रखने की कोशिश करता, जिससे मेरे को मैनेज करना है उतना ही अमाउंट में लेता हूँ। मेरे को ज्यादा कुछ मैनेज करना नहीं रहता, तो मुझे ज्यादा चाहिए नहीं। मेरी प्राइमरी जो मेरा बिजनेस है, वो मेरा सॉफ्टवेयर है। मेरा सॉफ्टवेयर ही मेरा है। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग करना, ये मेरा शौक है। यदि मेरे से किसी का अच्छा हो पाए, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा हो। दैट्स इट। ना ही मैं कोई मिशन के नाम पे काम कर रहा हूँ कि मेरा मिशन है कि 1 लाख लोगों को बदलें, 1,000 लोगों को बदलें, इतना पैसा कमा, कोई वो नहीं है। ये कोई मिशन के नाम पे सब पैसे कमाते हैं यार। आप लाखों रुपए लगाओ ना कोर्स। मैं तो आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे कोर्स से आपको बेनिफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे।
मैं तो अभी भी आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, आपके पैसे डूब जाएंगे, भले ही 2400 रुपये आपके पैसे चले जाएंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। और वहां पे जहां तकलीफ आएंगी मैं खड़ा हूँ, आप मुझसे पूछिए। मेरे पास भी शायद सोल्यूशन नहीं होगा तो मैं सोल्यूशन ढूंढूंगा आपके साथ मिलके। आपके साथ मिलके, ये नहीं बोल रहा कि मैं ढूंढ के ला के दूं, नहीं, आपके साथ ही मिलके सोल्यूशन ढूंढूंगा, आपके साथ ही मिलके उसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको भी एक साथ की जरूरत है, मुझे पता है। तो बस वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं चाहता हूँ। और मैं, बाकी कोई भी बातें नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि आप लोगों को लगता है दोस्तों, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी 9:50 हो गए, 20 मिनट ज्यादा हमने ले लिया है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फ्री का सेशन मेरा नेक्स्ट वीक में रहेगा। पेड सेशन हमारा 27 जनवरी से शुरू होगा। जिन लोगों ने कर दिया है उनका बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने नहीं किया वो मैं चाहता हूँ एनालिसिस करें, आज ही अपना एनालिसिस शुरू करें। आपको पेमेंट जो है वो 24 रुपए का कल तक का पेमेंट कर देना है। आप कल तक कर दीजिए, यदि आज नहीं हो पाता कल तक कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं नहीं, जब कहीं हो जाएगा सर। सर आपका सेशन लगाने में हमें अच्छा लगता है। जी थैंक यू सर। पेमेंट की बात नहीं है, सर भी पेमेंट देंगे तभी हमें लगेगा भी सेशन कर रहे हैं। वैसे भी हम जो कुछ सीखते हैं आपसे बहुत अच्छा सीख पाते हैं। तो आज हमारे घर में पार्टी थी सर, जी तो हमने पार्टी छोड़ दी, मैं अकेला घर पे बैठा हुआ। तो अरे आप जाइए जाइए, मैंने आपको बहुत टाइम ले तो सबने बोला, मैं कि नहीं जाएंगे नहीं, आज मेरी क्लास लगी हुई है। तो उसी बात में सर ऐसा होता है ना, आपने जो आज सिखा दिया वे हम कल नहीं सीख पाते, चाहे हम ऑनलाइन देख लें ना, बात भी आपकी बात समझे पर हम नहीं जी समझ पाते। एक बात और पूछनी थी सर, जी। आपने जो सॉफ्टवेयर अब दोबारा अपडेट किया है तो उसमें क्या क्या नई चीज आई है सर? सॉफ्टवेयर का अभी अपडेट का मैं सेशन शुरू करने वाला हूँ। अभी मोबाइल एप्लीकेशन का ही सेशन हमारा शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक से। तो उसमें मैं पूरा 1 बाय 1 पूरा बताने वाला हूँ, तो उसमें अपडेट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अभी तो जीवन शांति का आया है, और एक रिपोर्ट ऐड हुई है, एफपीपी वाली रिपोर्ट ऐड हुई है, तो वो अभी अच्छा नेक्स्ट वीक में हाँ मैं बताने वाला हूँ। अभी ठीक है लैपटॉप के और मोबाइल के दोनों के सेशन हमारे चालू हो जाएंगे। पहले मैं मोबाइल का करूंगा, ठीक है। राइट। अभी एक दोस्त ने पूछा यहाँ पे डे सेशन की टाइमिंग क्या, डेट क्या रहेंगे, तो डेट के लिए मैंने वापिस से पोस्टर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शेयर कर दिया दोस्तों। 27 ठीक, जनवरी को पहला सेशन होगा। उसके बाद आपका हर फ्राइडे और सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे को होगा, 14 दिन राइट। बाद होगा। हाँ 14 मतलब महीने में 2 सेशन होने वाले हैं। हम्म, और यहाँ पे पूरा मैंने जैसा आपको एक्सप्लेन करा, बिजनेस को लेके बात होने वाली, प्रोस्पेक्ट को लेके बात होने वाली, प्रोडक्ट के नॉलेज को बात होंगी, प्लानिंग का एनालिसिस करेंगे, मार्केट का एनालिसिस करेंगे, राइट। तो इसके ऊपर ही हम लोग बात करने वाले हैं। वो डेट आपके सामने है। टाइमिंग जो रहेगा रात को 8:30 बजे से, आप पौने 10 पौने 9 का टाइम, पौने 10 का टाइम है, आप 10 समझ लीजिए कि 1.5 घंटे का सेशन होता है, ऑलमोस्ट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 1.5 घंटे का सेशन रहेगा 8:30 से 10 बजे तक, राइट। कैलेंडर वाला भी सर आपने बहुत अच्छा किया सर। जी थैंक यू सर। वो सर मैंने सबको भेज दिया सर, मैंने कहा डिजिटल हो गया कैलेंडर भी। जी लोगों ने हमसे मांगे, हमने कहा डिजिटल मिलेंगे अब तो। जी ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। एंड ओके सर। ओके, मैं थोड़ा सा चैट पढ़ रहा था, ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ चैट। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू नेक्स्ट सर। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।